अस्सलामुअलैकुम। तमाम बड़े ममालिक की खुफिया मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यह तय पाया था कि उन सबको चीन के मुकाबले में मुत्तहिद होकर टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज बनानी चाहिए। उनकी मालूमात के मुताबिक अमेरिका के पास ट्रांसफार्मर मशीन थी, लेकिन अमरीकी अकाबरीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि अनजाने दुश्मनों ने वो मशीन तबाह कर दी। फिर ये कहा गया कि अमेरिका के पास मशीन का नक्शा है, वह तमाम ममालिक मुत्तहिद होकर एक नई मशीन तैयार कर सकती हैं। लेकिन अमरीकी अकाबरीन वो नक्शा दूसरे ममालिक के सामने लाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा वह तनहा राजदारी से नई मशीन तैयार कर रहे हैं। चीन के मुकाबले में एक ज़बरदस्त अमरीकी टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज तैयार करेंगे। दूसरे बड़े ममालिक मायूस हो गए थे। ऐसे वक्त एल्पा ने अपने अकाबरीन से कहा वो मशीन के सिलसिले में मायूस ना हों, वो जल्दी उन्हें खुशखबरी सुनाने वाली है। फिर शिवानी ने स्कॉटलैंड यार्ड वालों को खुशखबरी सुनाई कि वो मशीन का नक्शा लेकर आ रही है। चीन और अमेरिका के मुकाबले में बरतानिया के पास भी टेलीपैथी जाने वालों की नाकाबिले तस्खीर फ़ौज होगी। इस तरह अमेरिका, इसराइल और बरतानिया, तीन ममालिक में वो मशीन तैयार होने वाली थी। इसका एक और नक्शा तेजपाल के पास था। तेजपाल और उसके टेलीपैथी जानने वाले साथी ये नहीं जानते थे कि उनसे बागी होने वाले एक साथी बैजॉन ने भी नक्शे की एक नकल अपने पास रखी है। बैजॉन बड़ी मुश्किल से टेलीपैथी जाने वाले बड़ी रॉबर्ट के दिमाग में जाया करता था और तेजपाल के तमाम मंसूबे मालूम करता रहता था। उसकी इस चालबाजी से तेजपाल वगैरह बेखबर थे। उन्होंने पहले यह सोचा था कि दुनिया के किसी वीरान इलाके में बड़ी राजदारी से मशीन तैयार करेंगे। मशीन के माहिरीन को हिप्नोटाइज किया जाएगा, उन्हें उनके घरों से, उनके मुल्कों से दूर खुफिया अड्डे में उस वक्त तक शहरजादा रखा जाएगा जब तक कि वो मशीन तैयार नहीं होगी। बाद में ये मंसूबा कमज़ोर नजर आया। फौलादी मशीन के लिए फौलाद और पुर्जे किसी वीरान इलाके में पहुंचाने के लिए कम अज़ कम एक हेलीकॉप्टर ज़रूरी था। वो हेलीकॉप्टर जिस मुल्क से भी फौलादी सामान उठाकर वीरान इलाके की तरफ जाता, सैटेलाइट के ज़रिए उसका सुराग लगाया जाता। आज के दौर में किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में राजदारी मुमकिन नहीं। राज खुलने से तेजपाल और उसके टेलीपैथी जाने वाले साथी बेनकाब हो जाते। पता नहीं सैटेलाइट के ज़रिए सुराग रसानी के नताइज क्या हो सकते थे। उन रूपोश रहने वालों के नए पते ठिकाने भी मालूम हो सकते थे और वो लोग इतना बड़ा खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। ट्रांसफार्मर मशीन जैसी गैर मामूली और ख़तरनाक चीज़ किसी मुल्क की हुकूमत और फ़ौज की निगरानी में ही तैयार की जा सकती थी। तेजपाल ने कहा तुम सब टेलीपैथी जानने वाले रूपोश रहकर किसी मुल्क के हुक्काम और फौजी अफसरान को हिप्नोटाइज कर सकते हो। उन्हें अपना आलाकार बनाकर वो मशीन उनके मुल्क में तैयार कर सकते हो और अपने ताबे फौजी अफसरान के ज़रिए अपनी टेलीपैथी जाने वाली ज़ाती फ़ौज तैयार कर सकते हो। तेजपाल के इस मशवरे से उसके तमाम साथी मुत्तफिक हो गए। उसने कहा रूस माजी में अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ रहा है। अब वो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो रहा है। इसके बावजूद दोबारा सुपर पावर बनने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। अगर हम रूस में ये मशीन तैयार करेंगे तो वहाँ के अकाबरीन हमेशा एहसानमंद रहेंगे। टेलीपैथी जानने वाले माइक मूरो ने कहा वो एहसानमंद क्या रहेंगे, हम उन्हें तनवीमी अमल के ज़रिए हमेशा हमारे एहसानमंद बनाकर रखेंगे। तमाम साथी हंसने लगे। जोसेफ विस्की ने कहा हमारी दुनिया में कोई भरोसे के काबिल नहीं है। रूस हो या अमेरिका, चीन हो या फ्रांस, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। जहाँ मशीन तैयार करेंगे वहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरान को पहले हिप्नोटाइज करेंगे, फिर हमेशा ताबे बनाकर रखेंगे। इस तरह वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तेजपाल ने कहा तुम सब टीवी प्रोग्राम्स देखते रहो। रूसी हुक्काम और उनके आर्मी अफसरान को खबरों और सियासी तबसरों के प्रोग्रामों में देखकर उनकी आवाज़ें सुनकर उनके दिमागों में जगह बनाते रहो। मेरा ख्याल है हफ्ते 2 हफ्ते में तुम तीनों तमाम अहम रूसी अकाबरीन को अपना ताबे कर लोगे। तेजपाल योगा का माहिर था। अपने अंदर पराई सोच की लहरों को नहीं आने देता था। सिर्फ उसके 3 साथी माइक मूरो, जोसेफ विस्की और बड़ी रॉबर्ट उसके दिमाग में आया करते थे। उससे अगले पिछले मंसूबों के सिलसिले में बातें करते थे, उससे मशवरे करते थे, फिर उसके मशवरों पर अमल करते थे। ऐसे वक्त बैजॉन खामोशी से उनके दरमियान मौजूद रहता था। तेजपाल अपने साथियों की मौजूदगी के बायस बैजॉन की सोच की लहरों को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता था। इस तरह उन सब की लालमी में बैजॉन उनके छोटे बड़े मंसूबों से बाखबर रहता था। बैजॉन की बीवी मोनोरीटा का जिक्र हो चुका है। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब तेजपाल से दोस्ती थी तब उसके तीनों साथी मोनोरीटा के दिमाग में आकर खूब बातें किया करते थे, उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। बाद में बैजॉन ने मोनोरीटा के दिमाग को लॉक कर दिया क्योंकि अब वही दोस्त दुश्मन बनकर उसकी बीवी के ज़रिए उसकी दिन रात की मसरूफियत से आगाह होते रहते। फिर उन्हें यह भी मालूम हो जाता कि वह अब भी तेजपाल के दिमाग में खामोशी से जाता आता रहता है। मोनोरीटा ने कहा बैजॉन हमारी उनसे कितनी गहरी दोस्ती थी, हम रिश्तेदारों की तरह साथ रहते थे, अब तुम दुश्मनों की तरह उनके पीछे पड़ गए हो।
क्या मैं उनसे दुश्मनी कर रहा हूँ? तुम मुझे इल्ज़ाम दे रही हो? क्या ये नहीं जानती हो कि पहले उन्होंने दुश्मनी की इब्तदा की है? पहले अपनी टीम से चुपचाप अलग कर दिया, ये जाहिर करते रहे कि मुझे काबिल एतमाद दोस्त समझते हैं, मगर नहीं समझते थे। अपने अहम राज मुझसे छुपाने लगे। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचो और समझो, वो दुरुस्त थे। मैडम सोनिया ने तुम्हें ट्रैप किया। वो तुम्हारे दिमाग में जगह बना चुकी थी। ऐसे में तुम पर कैसे एतमाद किया जा सकता था? तुम्हें राज की जो भी बात बताई जाती वो मैडम को मालूम हो जाती। तुम लाइलमी में मैडम की मालूमात का जरिया बन रहे हो। मैं नहीं मानता। सोनिया मेरे दिमाग में नहीं आती है। मैंने अपने अंदर कभी उसे महसूस नहीं किया है। मैं उसके शिकंजे में होता तो वो मुझसे गुलामों की तरह काम लेती रहती। मैडम और फरहाद के सैकड़ों हज़ारों टेलीपैथी जानने वाले मातहत हैं। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ मालूमात का जरिया बना रखा है। मैडम तुम्हारे पास आती होंगी, खामोशी से मालूमात हासिल करके चली जाती होंगी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं करती होंगी? क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वो ऐसा करती हैं? हाँ, यकीन से कहती हूँ। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला किसी दूसरे को अपना मामूल बनाकर यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ देता। मैडम ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्या तुम फरहाद की फैमिली में बहुत चहीते बन गए थे? क्या मैडम जैसी मारूफ औरत ने तुम्हें मामूल बनाकर आज़ाद छोड़ने में अपना वक्त ज़ाया किया होगा? तुम हमेशा तेजपाल और उन तीनों की हमायत में क्यों बोलती रहती हो? क्या वो तुम्हारे सगे हैं? क्या मैडम तुम्हारी सगी हैं? तुम भूल गए कि तेजपाल, माइक मूरो, जोसेफ विस्की और बड़ी रॉबर्ट सगे रिश्तेदारों से बढ़कर थे। अब भी उनकी मोहब्बत का सबूत यह है कि वो तुम्हें तन्हा देखकर तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो मेरे जरिए तुम्हें असाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके अपना मामूल और महकूम बना सकते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वास्ते वो बोला, वो तुम्हारे जरिए मुझे कैसे ट्रैप करेंगे? मैं तुम्हारे दिमाग को लॉक कर चुका हूँ। ये तुम्हारी खुशफहमी है। जब तुम मेरे दिमाग को लॉक कर रहे थे तो वो मेरे भाई जैसे माइक मूरो और जोसेफ विस्की मेरे अंदर मौजूद थे। वो मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। मेरे जरिए उन लोगों के अंदर पहुंच सकते थे जिनसे तुम क्लबों में मिलते रहते हो। वो उन लोगों को अलाकार बनाकर तुम्हें दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला कर सकते थे। तुम्हें टेलीपैथी से महरूम कर सकते थे। ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग लॉक्ड नहीं है? वो तुम्हारे अंदर आते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी नाश्ता कर रहे थे। मोनोरीटा ने 2 प्यालियों में चाय बनाकर एक प्याली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम पिछले 8 बरसों से इस दबाजी ज़िंदगी गुजारे हैं। क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर शुबह है? क्या मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने वाला काम कर सकती हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बेवफा हो, मगर तुमने अब तक ये बात क्यों छुपाई कि माइक मूरो और जोसेफ विस्की ने मेरे तनवीमी अमल को नाकाम बनाया और वह तुम्हारे दिमाग में आते हैं? उन्होंने मुझे कहा था कि तुम उनसे लाख दुश्मनी करो, वह तुम्हें कभी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझाती रहूं और यकीन दिलाती रहूं कि हम सब पहले भी दोस्त थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूं। वो चाय का एक घोंट पीकर बोला, मुझे ना समझाओ तो बेहतर है। तुम नहीं जानती मैं तना हूं, मगर तेजपाल और उन तीनों पर भारी पड़ रहा हूं। उन्होंने रूस में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया और इस खुशफहमी में है कि मैं उनके मंसूबे से बेखबर हूँ। तेजपाल जैसा ज़हीन शख्स कभी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होता। वो सब जानते हैं कि तुम उनकी अहम मीटिंग के वक्त तेजपाल के अंदर छुपे हुए थे। अब वो मुझसे तशवीश जाहिर कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि इस अहम मंसूबे का इल्म मैडम सोनिया को या किसी को भी नहीं होना चाहिए। और तुम ये नहीं मान रहे हो कि मैडम तुम्हारे अंदर चोरी छुपे आती होंगी? बेजॉन मेज़ पर झुकते हुए बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मोनोरीटा ने उसकी प्याली को उठाकर देखा, फिर उसे दूर रखते हुए कहा, तुमने आधी प्याली पियो और ना पियो। ये आधी प्याली मैडम सोनिया को और किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को तुम्हारे अंदर आने से रोक देगी। उसने चौंक कर अपनी वफादार बीवी को देखा। वो बोली, मुझे बेवफा ना समझना। तुम अपने दुश्मनों से बेखबर हो और दोस्तों को दुश्मन समझने की हमाकत कर रहे हो। तुम्हें सच्चे दोस्तों की तरफ लाने का यही एक रास्ता था। वो अपनी जगह से उठकर बेडरूम की तरफ जाने लगा। कमजोरी के बायस डगमगाने लगा। मोनोरीटा ने उसे सहारा देना चाहा। वो उसे धक्का देकर कमरे में आ गया। बेड पर गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ऐसे वक्त पता चला कि वह दिमागी तौर से कितना कमज़ोर हो गया। उसे अपने अंदर माइक मूरो की आवाज़ सुनाई दी, सॉरी बेजॉन, हम बहुत मजबूर होकर ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन वॉश होगा, तुम्हारे दिमाग में नया लब लहजा नक्श होगा, तो फिर मैडम सोनिया या कोई और तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा। इसके बाद हम तमाम दोस्त पहले की तरह तुम पर एतमाद करने लगेंगे। वो सुनते सुनते कमज़ोरी की शिद्दत से सो गया। उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई। वो रहमान है जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, वो कहार है जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। 24 बरस पहले मैंने अपनी इस दास्तान का आगाज़ किया था। अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे रहा है। ये दास्तान अब तक जारी और मेरे माबूद ने चाहा तो ये मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी।
मैं अपनी दास्तान की इब्तदा में कई बरसों तक अपने और सोनिया के सनसनीखेज वाक़यात बयान करता रहा। फिर मेरे बेटे जवान हो गए। वह जवान जिन मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरते रहे उनका जिक्र भी लाजमी था। मुझे खुशी है कि आपने पारस, पोरस, अली, तैमूर, फहमी और सानी वगैरह को बड़ी लगन से और बड़ी मोहब्बतों से पढ़ा। मेरे बच्चों ने इस दास्तान को 24 बरस की तवालत दी। अब ये 25वां साल रवां दवां है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तारीख गवाह है कि इब्तदाए तहजीब से इंसान ने जब से कलम संभाला है तब से अब तक इतनी तवील दास्तान नहीं लिखी गई। मेरी पूरी दास्तान इस्लाम दुश्मन ममालिक की मनफी सियासत के खिलाफ है। मैं तमाम मुस्लिम ममालिक के ज़मीर को झंझोड़ने और मुत्तहिद होकर रहने की बातें करता हूँ। बहरहाल इस 25वें साल की इब्तदा में एक को खुशगवार तब्दीली कर रहा हूँ। अब मैं अपनी दास्तान के पस मंज़र में नहीं रहूँगा, पेशे मंज़र में रहूँगा। मैं अपनी औलाद को मैदान अमल में कुंदन मनाने के लिए दूर ही दूर से गाइड करता रहा था। एक तरह से मैं मुंजमद होकर रह गया था। आइंदा मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद मैदान अमल में मौजूद रहूं और अपने हालात से खुद निमटता रहूं। मैं एक बहुत बड़े मिशन पर चीन आया था। मेरे साथ जनाब अब्दुल्ला वास्ती थे और अहमद ज़ुबैरी थे। बाद में अली, तैमूर, लिली और दलेर आफरीदी आ गए। खुदा का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमने अपने वादे के मुताबिक चीन को एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करके दे दी। उन्होंने इसके एवज़ हमें बाबा साहिब का इदारा वहाँ कायम करने के लिए कई किलोमीटर ज़मीन अलाट की थी। जनाब अब्दुल्ला वास्ती दिन रात मसरूफ़ रहकर वहाँ मस्जिद, यूनिवर्सिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, योगा और जिम्नेज़ियम और सुराग रसानी के शोबों के लिए इमारतें तामीर करा रहे थे। वहाँ के हुक्काम से ये मुआहदा हुआ था कि वो इदारे के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। बाबा साहिब के इदारे के आला ओहदेदारान उनकी इजाज़त के बगैर कोई उस इदारे के अहाते के अंदर कदम नहीं रखेगा। चीन की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले और आर्मी अफसरान बाहर से इस इदारे की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकेंगे। वो इस अदारे के तकद्दस के मुनाफी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तवील अरसे से ऐसी पाबंदी फ्रांसीसी हुकूमत पर भी थी। हुकूमत फ्रांस ने कई बार जनाब फरीद वास्ती के इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिशें की थी, लेकिन इस इदारे के रूहानियत के हामिल बुजुर्गों ने और हम टेलीपैथी जानने वालों ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने फ्रांस के बाबा साहिब के इदारे की पूरी हिस्ट्री किताब की सूरत में चीनी हुक्काम को पेश की थी ताकि वो इसका मुतालिया करें और इस मुल्क में कायम होने वाले इदारे के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत न करें। देखा जाए तो हम बाबा साहिब के इदारे के नाम से चीन में एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम कर रहे थे। फ्रांस और यूरोप के दूसरे मुल्कों को ये क्लिक था कि इन ममालिक के दरमियान एक इस्लामी पहाड़ उभरा हुआ है जिसे न काटा जा सकता है, न बम के धमाकों से तबाह किया जा सकता है। हो सकता है कभी चीनी हुक्काम भी इस क्लिक से गुजरें। इससे पहले ही हमने उनसे मुस्तहकम तहरीरी मुआहिदा कर लिया था। मौजूदा दौर के मुताबिक चीनी हुक्काम की नज़रों में ट्रांसफार्मर मशीन बहुत ज़रूरी थी। वो मशीन तैयार हो चुकी थी और अब वो आर्मी के जवानों और सुराग रसां को टेलीपैथी के हथियार से लैस कर रहे थे। इसी मशीन के ज़रिए हमने लिली, दलेर आफरीदी और अहमद ज़ुबैरी की महबूबा मारिया को टेलीपैथी का इल्म दिया था। वो ख्याल ख्वानी के काबिल हो गए थे और बहुत खुश थे। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने कहा, यहाँ बाबा साहिब का इदारा कायम हो रहा है। लिली, मारिया, दलेर आफरीदी और अहमद ज़ुबैरी को इस इदारे की खिदमत के लिए यहाँ की रिहाइश गाहों में मुस्तकिल क़याम करना चाहिए। फरहाद और अली, तैमूर जा सकते हैं या रह सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी पर है। हम इस खुफिया अड्डे में नहीं जाते थे जहाँ मशीन तैयार की गई थी। वहाँ हमारा कोई काम नहीं रहा था। अली दूसरे ही दिन अपनी शरीक हयात फहमी से मिलने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। मुझे एक आर्मी अफसर ने बड़ी मोहब्बत से रोक लिया। वो और उसकी बीवी बच्चे मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते थे। उस आर्मी अफसर का नाम लियो चिन था। उसने कहा, हम फैमिली के साथ सुबह से शाम तक पिकनिक मनाएंगे, रात को बीजिंग वापस आ जाएंगे, फिर औरतों बच्चों को यहाँ छोड़कर हांगकांग जाएंगे। हांगकांग बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हो चुका था और वह चीन का एक हिस्सा था। लियो चिन ने कहा, मुझे कभी हांगकांग जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। वो शहर बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है। इसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहता हूँ। मेजर लियो चिन की एक बीवी, एक जवान बेटी और 2 बेटे थे। आर्मी के कई जवानों और अफसरों की तरह लियो चिन को भी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया था। उसने पहली बार ख्याल ख्वानी करके खुश होकर कहा था, मिस्टर फरहाद, ये इल्म तो एक ज़बरदस्त जादू है। मैंने सबसे पहले एक आर्मी अफसर के दिमाग में पहुंचना चाहा तो वहां पहुंचकर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि मैं उसके अच्छे बुरे तमाम ख्यालात पढ़ रहा हूँ। मैंने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, जितने लोगों के ख्यालात पढ़ते रहोगे उतनी ही हैरानी कम होती जाएगी। ये बुनियादी बात मालूम हो जाएगी कि इंसान जैसा खुद को जाहिर करता है वैसा अंदर से नेक और दयानतदार नहीं होता। अपने अंदर बहुत सा झूठ और फरेब छुपा कर रखता है। बेशक ये इल्म खुदा का बेहतरीन अतिया है। अब कोई मुझसे झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई मुझे फरेब नहीं दे सकेगा।
मैं उसके दिमाग में घुसकर उसे पकड़ लूँगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं 30 बरसों से ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ, इसके बावजूद धोखा खा जाता हूँ। झूठे झूठ बोलकर निकल जाते हैं, मुझे बाद में पता चलता है। आप उनके दिमागों में जाकर झूठ और फरेब को पकड़ते नहीं होंगे। बाज़ अफराद तनवीमी अमल के ज़रिए अपने चोर ख्यालात के खाने को लॉक करा लेते हैं। हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए उनके सतही ख्यालात को पढ़ते हैं, मगर छुपे हुए चोर ख्यालात को पढ़ने में नाकाम रहते हैं। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, चोर ख्यालात के खाने को खोलने की तदबीर नहीं की जा सकती? एक ही तरीका है कि उसे साबिक कमज़ोरी में मुब्तला करके या ज़ख्मी करके दिमागी तौर पर कमज़ोर बना दिया जाए। इस तरह उस पर किया हुआ तनवीमी अमल ज़ायल हो जाता है। मिस्टर फरहाद, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना होगा। वैसे आपने यह सब कुछ कैसे सीखा है? ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आती रहीं और मैं तजुर्बात हासिल करता रहा, जोड़ का तोड़ करता रहा और तोड़ को जोड़ता रहा। जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है, यह तो टेलीपैथी की दुनिया में आम हो चुका है। मैं दूसरे दिन उसकी फैमिली के साथ बीजिंग से 50 किलोमीटर दूर पिकनिक के लिए गया। वो पिकनिक स्पॉट बहुत खूबसूरत था। उसकी बीवी, जवान बेटी और बेटे मुझे बहुत चाहते थे। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना था और आंखों से भी देख रहे थे। मैंने बाबा साहब के दायरे से मशीन का नक्शा यहाँ तक लाने के दौरान में किस तरह अली, लिली और दलेर आफरीदी से काम लिया था और किस तरह बेशुमार दुश्मनों के सिलसिले में धोखा देता रहा था। ये सारी बातें आर्मी अफसरान अपने लोगों को सुनाते रहते थे। उनकी औरतों और बच्चों ने भी बहुत कुछ सुना था। लियोचिन की बेटी किमली सुबह से शाम तक मेरे साथ लगी रही, मुझसे बहुत सारे सवालात करती रही। मुझसे इतनी मुतासिर थी कि उसने अपने मेजर बाप और माँ के सामने पूछा, मिस्टर फरहाद, मुझसे शादी करोगे? मैंने कहका लगाया, फिर कहा, मेरे बेटे जवान हैं और पक्के बदमाश हैं। उनमें से कोई भी फ़ौरन तुम्हारी ऑफ़र कबूल कर लेगा। माई स्वीट बेबी, अपनी उम्र वालों को ऐसी ऑफ़र देनी चाहिए। तुम्हारे बेटे जवान हैं तो क्या हुआ? क्या जवान बेटों के बाप शादियाँ नहीं करते हैं? फिर तुम तो जवान ही लगते हो, कहीं से बूढ़े दिखाई नहीं देते। क्या तुम्हें आईना दिखाऊं? मेजर ने कहा, किमली बहस न करो, मिस्टर फरहाद मेरे हम उम्र है, इन्हें एक बुज़ुर्ग का एहतराम दो। वो बोली, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी इज़्ज़त भी करते हैं और एहतराम भी। मैं मिस्टर फरहाद से बड़े एहतराम के साथ मोहब्बत कर रही हूँ, फिर मेरी मोहब्बत पर क्यों एतराज़ किया जा रहा है? उसकी माँ ने कहा, मिस्टर फरहाद ये सरफिरी है, तुम इसे नज़रअंदाज करते रहो। मैं तो बुजुर्गाना अंदाज में उसे नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन वो जैसे कंबल की तरह लिपट गई थी। वही कहावत शादी का रही थी कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वह पिकनिक से वापसी पर भी गाड़ी में मुझसे लगी बैठी रही। कभी कभी दूसरों की नज़रें बचाकर ऐसी हरकतें करती रही कि सोया हुआ शैतान भी बेदार हो जाता। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे कंट्रोल किया, उसे जज्बाती छेड़छाड़ से बाज रखा। फिर उसके घर पहुंचते ही उनसे रुखसत होकर अपनी रिहाइशगाह में जाना चाहा, मगर रुकना पड़ गया। आर्मी के एक अफसर चंद मुसल्ला जवानों के साथ वहां आया। उसने कहा, एक बुरी खबर है, हमारे हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड रूम से एक माइक्रो फिल्म गायब है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी माइक्रो फिल्म? वही जिसमें ट्रांसफॉर्मर मशीन का नक्शा था। रिकॉर्ड रूम के तमाम ओहदेदारों को गिरफ्तार करके उनसे पूछा जा रहा है। कितने ही टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में घुसकर उनके चोर ख्यालात पढ़ रहे हैं, लेकिन माइक्रो फिल्म चुराने वाले का सुराग नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, किसी टेलीपैथी जानने वाले ने चोरी की है। उसने रिकॉर्ड रूम के किसी ओहदेदार को हिप्नोटाइज किया होगा। उसने सहरज़दा होकर वहां से फिल्म चुराकर अपने आमिल को दी होगी। बाद में उसके दिमाग से इस चोरी को भुला दिया होगा। अब उसके चोर ख्यालात पढ़ने से कभी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि उसने चोरी की है। हमें यह मालूम करना होगा कि वो चोरी कराने वाला आमिल कौन है। आर्मी अफसर ने कहा, हमारे टेलीपैथी जानने वाले आर्मी अफसरों और जवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्हीं टेलीपैथी जानने वालों में से किसी ने हमारे एतमाद को धोखा दिया और वो माइक्रो फिल्म ले गया। मेजर लियोचिन ने कहा, अभी 1 हफ्ते पहले टेलीपैथी सिखाने की इब्तदा की गई थी। बहुत सोच समझ कर एक की हिस्ट्री पढ़ी गई थी। पिछले 1 माह से उन्हें कड़ी आजमाइशों से गुजारा गया। जब उन पर मुकम्मल एतमाद हो गया तब उन्हें मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सिखाई गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे काबिल एतमाद लोगों में से किसी ने वो चोरी की है। मैंने कहा, मेजर, तुम्हारी फ़ौज के अफसरों और जवानों पर इल्ज़ाम आ रहा है और ये तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर मेरी बात को समझो। तुम में से किसी ने चोरी नहीं की, लेकिन कोई तुमसे किसी को आलाकार तो बना सकता है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कायल होकर कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर ये कौन हो सकता है? तुम्हें इसी बात पर गौर करना है। मुजरिम बहुत ज़बरदस्त है। आर्मी के अफसरान तक उसकी पहुँच है और वो टेलीपैथी जानता है। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि वो टेलीपैथी जानता हो। ऐसे लोगों का भी मुहासबा करो जो हिप्नोटिज्म जानते हो। मुजरिम ने तो सिर्फ किसी को हिप्नोटाइज किया होगा, किसी को आलाकार बनाया होगा। बाकी चोरी का काम उस आलाकार ने किया है। मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। आर्मी अफसर ने उसका बटन दबाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, सर मैं कैप्टन बोल रहा हूँ।
ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने वालों में हमारा एक माहिर मैकेनिक यांग सू भी था। वो पिछली रात अपने घर वालों से ये कहकर गया था कि ड्यूटी पर जा रहे, जबकि मशीन तैयार होने के बाद उसे ड्यूटी से फारिग कर दिया गया था। उसे 2 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी। वो घर वालों से झूठ बोलकर गया है और 24 घंटे गुजरने के बाद भी वापस नहीं आया है। आर्मी अफसर ने कहा, हमारी टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसानों को योंग सू के दिमाग में जाकर उसका सुराग लगाना चाहिए। क्या ऐसा किया जा रहा है? जी हाँ। पहले एक सुराग रसा ने कहा कि उसके दिमाग तक पहुंचने में नाकाम हो रहा है। वो बार बार सांस रोककर भगा देता है। फिर दूसरे सुराग रसानों ने भी उससे राब्ता करना चाहा, मगर वो अपने अंदर आने नहीं दे रहा है। मैं उससे चीनी मैकेनिक योंग सू को अच्छी तरह जानता था। वो खुफिया अड्डे में अली तैमूर और दूसरे माहिरीन के साथ काम करता रहा था। वो 30 बरस का एक मुहिब वतन जवान था। अपनी हुकूमत से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने आर्मी अफसर से कहा, योंग सू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो चोरी नहीं करेगा। फिर यह कि वो कभी आर्मी हेडक्वार्टर नहीं जाता है। हमारे दुश्मन ने अच्छी तरह मुनज़्ज़म होकर ऐसी वारदात की है। योंग सू के दिमाग को लॉक कर दिया है। हम में से कोई उसके अंदर नहीं जा सकेगा। आर्मी अफसर ने कहा, यह बात समझ में आती है कि दुश्मनों को मशीन तैयार करने वाले एक माहिर मैकेनिक की भी ज़रूरत है। अब वो माइक्रोफिल्म के नक्शे के मुताबिक योंग सू से जबरन मशीन तैयार कराएंगे। मैंने कहा, वो लोग इस मुल्क में मशीन तैयार कराने की हमाकत नहीं करेंगे। वो योंग सू को इस मुल्क से बाहर ले गए होंगे। माइक्रोफिल्म भी बाहर जा चुकी होगी या इसे छुपा कर ले जाने की कोशिश की जा रही होगी। एक अंदाजे के मुताबिक वो माइक्रोफिल्म दोपहर को चुराई गई है, यानी 6 घंटे के अंदर किसी वक्त चुराई गई है। वो बाय एयर नहीं जाएंगे क्योंकि एयरपोर्ट में एक्सरे मशीन के ज़रिए और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए चेकिंग होती है। वो हाईवे से मुल्क के बाहर जा सकते हैं। जब से हांगकांग तक जाने के लिए रास्ता खुला है, स्मगलरों को बड़ी आसानी हो गई है। वो माइक्रोफिल्म ले जाने के लिए यही आसान तरीन रास्ता इख्तियार करेंगे। मेजर लियोचे ने कहा, कल सुबह हम भी हांगकांग जा रहे हैं मिस्टर फरहाद। हम तमाम चेक पोस्टों पर एक एक टेलीपैथी जाने वाले आर्मी जवान की ड्यूटी लगाते जाएंगे। कैप्टन, हांगकांग और कंबोडिया तक जाने वाली कौमी शाहराहों की तमाम चेक पोस्टों की तरफ टेलीपैथी जाने वाले जवानों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रवाना कर दो। हम अपने मुल्क से एक तिनका भी चुरा कर ले जाने नहीं देंगे। उसके हुक्म की तामील होने लगी। मैंने कहा, मेजर, मैं अपने बंगले में जा रहा हूँ। कल सुबह हम यहाँ से हांगकांग के लिए रवाना होंगे। हमने पहले ही वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था। शायद तकदीर में यही लिखा हो कि वो मुजरिम मेरे ही हाथों पकड़े जाएं। मैंने मेजर से मुसाफा किया, फिर उस आर्मी अफसर के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। वो टेलीपैथी जाने वाले फौजी जवानों को हेडक्वार्टर के हेलीपैड पर पहुंचने का हुक्म दे रहा था। हम उस हेलीपैड तक पहुंचे तो तकरीबन 40 जवान मुसल्ला होकर वहाँ 4 कतारों में खड़े हुए थे। उन्हें कौमी शाहराहों की मुख्तलिफ चेक पोस्टों तक पहुँचाने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे। मैंने उनसे कहा, हमारी एक माइक्रोफिल्म चुराई गई है। तुम सब अपनी चेक पोस्टों में रहकर वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी और हर मुसाफिर को चेक करोगे। कोई आला आर्मी अफसर हो या आला हाकिम हो, उसके भी दिमाग में पहुँचकर उसके लिबास वगैरह की तलाशी लो। उन्हें सुराग रसानी के मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आलात दिए जा रहे थे। मैंने कहा, माइक्रोफिल्म का साइज़ 1 इंच है, लिहाजा टूथपेस्ट, दवाओं की ट्यूब्स और ख़वातीन के लिपस्टिक को पूरी तवज्जो से चेक किया जाए। किसी पर शुबा हो कि तुम उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ पा रहे हो तो इंजेक्शन के ज़रिए उसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उसके चोर ख्यालात पढ़ो। इस सिलसिले में किसी से रियायत न करो। मैंने उन्हें ज़रूरी हदायत दी। वो सब हेलीकॉप्टर्स में वहाँ से रवाना हो गए। मैं बड़ी देर तक कई आर्मी अफसरान से मशीन के नक्शे के सिलसिले में गुफ्तगू करता रहा। मैंने यकीन दिलाया कि माइक्रोफिल्म ले जाने वाला यहाँ से हांगकांग तक कहीं भी होगा तो मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। वह फिल्म रिकॉर्ड रूम में वापस आएगी। फिर उन सब से रुखसत होकर हेडक्वार्टर से आ गया। अपने बंगले में पहुंचा तो आधी रात हो रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी छठीस ने कहा, खतरा है। अंदर रोशनी थी, जबकि मैंने किसी भी कमरे की लाइट ऑन नहीं रखी थी। मैं तो सुबह से गया हुआ था, दिन को लाइट जलाकर नहीं जा सकता था। मैंने दबे कदमों चलते हुए खिड़की के पास आकर देखा। वहाँ ब्लाइंड शीशे लगे हुए थे, आर पार दिखाई नहीं देता था। मैंने बंगले के पीछे आकर देखा, किचन में भी रोशनी थी। चोर डाकू दुश्मन इतने दिलेर नहीं होते कि घर में घुसकर पूरे घर को रोशन रखें। मैंने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो खुल गया। मैंने अंदर आकर देखा, कोई नहीं था। किचन से गुजरकर एक कॉरिडोर में आया तो हल्की हल्की सुरीली सी गुनगुनाहट सुनाई दी। मैं किसी हद तक समझ गया। उसके दिमाग में पहुंचा तो अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो किमली थी। मैंने बेडरूम के दरवाजे पर आकर पूछा, ये क्या हरकत है? तुमने ये दरवाजे कैसे खोले? वो मुस्कुराकर बोली, आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। मैंने सुराग रसानी की ट्रेनिंग हासिल की है। मुश्किल से मुश्किल ताले और दिलों के बंद दरवाजे खोल लेती हूँ। माय डियर, दिल का दरवाज़ा खोल दो। वह दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ आने लगी। मैंने फ़ौरन उसके दिमाग में पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो परेशान होकर मेरी तरफ कदम उठाने की कोशिश करने लगी। फिर बोली, अच्छा तो तुम मेरे दिमाग में हो, ये क्या हरकत है? क्या प्यार के लम्हात को इस तरह फ्रीज किया जाता है?
तुमने प्यार के लम्हात कहाँ कहाँ गुजारे हैं और किस तरह पारसा बनकर रहती हो, ये मैं पिकनिक के दौरान में ही तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका हूँ। ज़ाहिर है तुम टेलीपैथी जानते हो। मेरे बारे में जिस कदर जान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे हवास पर छा गए हो। मेरी तलब को, मेरी शिद्दत को समझो और बहती गंगा में हाथ धो लो। तुमने मेरी हिस्ट्री पढ़ी है, मेरे मजाज को और मेरे म्यार को नहीं समझा है। मैं जूठे बर्तन में नहीं खाता। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा हुस्न मेरे लिए खोटा सिक्का है। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मेरे दिमाग से निकलो, मुझे आज़ाद छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कैसे दीवाना बनाऊंगी। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं अभी तुम्हारे बाप को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता सकता हूँ, मगर वो तुम्हारी बेराह रवि को खूब समझता है। ये सुनकर परेशान हो जाएगा कि तुम यहाँ आई हो। मैंने उसे एक जगह रोक रखा था, फिर उसके दिमाग को ढील देते हुए बोला, यहाँ से सीधी घर जाओ। वो टेलीपैथी की गिरफ्त से निकलते ही फिर दौड़ते हुए आकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसके दिमाग को हल्का सा झटका दिया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो मुझसे अलग होकर पीछे चली गई। बोली, तुम मुझे धक्का दे रहे हो? मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा, देख लो, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। उसने बेबसी से कहा, मुझे धुतकार दो, भगा दो, मगर एक बार सीने से लगाकर खूब प्यार दो। किमली, मैं तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे सोना है और सुबह तुम्हारे बाप के साथ जाना है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वह दौड़ती हुई मेरे करीब से गुजरकर बेडरूम के बाहर गई, फिर ड्राइंग रूम से गुजरकर बंगले के बाहर जाने लगी। मैंने वहां आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, किचन के दरवाजे को भी अंदर से बंद किया, तमाम बत्तियां बुझा दी। सोने के लिए बेडरूम में आया तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं बेजार हो गया। वह फिर पलट कर आ गई थी। इस बार मैंने उसे दौड़ाते हुए उसके बाप के पास पहुंचा दिया। मेजर ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, कहाँ से दौड़ती आ रही हो? तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? वो हाँपते हुए बोली, फरहाद के बंगले में गई थी। वो बहुत जलील है। उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मुझे वहां से भगा दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, फिर उसके पास जाऊंगी। मेजर ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया, फिर कहा, तुम फरहाद की नज़रों में मुझे गिरा रही हो, चलो अपने कमरे में। वो उसे खींचता हुए एक कमरे के पास आया, फिर उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ उस वक्त तक बंद रहोगी जब तक मैं फरहाद के साथ यहाँ से चला ना जाऊँ। तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। मुझे इत्मीनान हुआ कि वो हमारे यहाँ से रवाना होने के बाद ही कमरे से निकलेगी। मैंने सोने से पहले आंखें बंद करके दिमाग को हदायत दी कि मैं आसूदगी से सोता रहूं। किमली जैसी कोई बला आए तो मेरी आंख खुल जाए, वरना सुबह 5 बजे तक सोता रहूंगा। बहरहाल मैं सो गया। वहाँ के आला हुक्काम और आर्मी अफसरान ने 2 रोज़ पहले मुझे बड़ी शानदार अलविदाई पार्टी दी थी। मैं जनाब अब्दुल्ला वास्ती से भी मुलाकात कर चुका था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे मेजर लियोचिन की गाड़ी में रवाना हो गया। बीजिंग शहर को खैरबाद कह दिया। मेजर ने रास्ते में कहा, मैं शर्मिंदा हूं कि पिछली रात मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान किया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ख्वामखा शर्मिंदा हो रहे हो, जबकि मैंने कोई शिकायत नहीं की है। तुमने शिकायत नहीं की, मगर मेरे बारे में अच्छा तासुर लेकर नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में अच्छा तासुर लेकर जा रहा हूं, तुम मेरे ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकते हो। वो मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ूंगा तो तुम भी मेरे ख्यालात पढ़ना चाहोगे। मैं पढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि और शर्मिंदगी होगी। भाई, हम अंदर से थोड़े बहुत शैतान होते हैं। इस बुढ़ापे में भी थोड़ी मस्ती कर लिया करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे तुम समझदार हो। मैं हंसने लगा। पहली चेक पोस्ट पर हमें रोका गया। मैंने आर्मी के जवानों को सख्ती से ताकीद की थी कि वो किसी आला हाकिम और आर्मी के आला अफसर को भी चेकिंग के बगैर चेक पोस्ट से आगे ना जाने दें। वहाँ 2 टेलीपैथी जाने वाले फौजी जवान थे। वो हमारे दिमागों में आए तो हमने सांस नहीं रोकी। वो हमारे ख्यालात पढ़ने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेजर, तुम मुझे अपने ख्यालात पढ़ने की इजाज़त कभी नहीं देते, मगर एक जवान तुम्हारी हस्ती और मस्ती के बारे में बहुत कुछ मालूम कर रहा है। आह, तुम कितने मजबूर हो। वो बोला, भाई फरहाद, हम चीनी फ़ौज के सिपाही हैं, फ़राइज़ की अदायगी के लिए जान दे देते हैं। ये जवान तो सिर्फ मेरे खट्टे मीठे राज मालूम कर होगा। उस जवान ने अच्छी तरह ख्यालात पढ़कर कहा, सर, मैंने ख्याल ख्वानी के दौरान में आपके ज़ाती राजों को सतही तौर पर पढ़ा है। इंसान अच्छाइयों और बुराइयों का मजमुआ है। वैसे आप एक अच्छे इंसान हैं। उन 2 जवानों ने हमारे ख्यालात के ज़रिए ये भी मालूम किया था कि हमारे सामान में कोई माइक्रोफिल्म या किसी भी मशीन का नक्शा नहीं है। उन्होंने हमें एक तहरीरी इजाज़तनामा दिया जिसके मुताबिक हम अगली तमाम चेक पोस्टों से बगैर किसी चेकिंग के गुजर गए। हम फिर अगली मंजिलों की तरफ चल पड़े। बहुत तवील सफ़र था। हम दूसरे दिन शाम तक हांगकांग पहुंचने वाले थे। मैं चीन के मुख्तलिफ इलाकों को देखने के लिए यह सफ़र तवील कर रहा था। मैं और मेजर बारी बारी ड्राइव करते रहे। रात को सिर्फ 6 घंटे सोने के लिए एक होटल में क़याम किया। फिर सुबह 4 बजे उठकर आगे चल पड़े। मेजर ठरकी था। किसी हसीन और जवान औरत से दोस्ती कर ली थी। वो आगे के शहर यांगनो तक जाना चाहती थी। उसने अपनी गाड़ी में उसे बैठा लिया। उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गया। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? उसने इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा, ऐसे ही वक्त दोस्त काम आते हैं, प्लीज़ मेरे काम आओ।
गॉड प्रॉमिस मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। आगे देखते हुए ड्राइव करते रहो, पीछे देखोगे तो गाड़ी कहीं टकरा जाएगी। मैं विंड स्क्रीन के पार देखते हुए ड्राइव करने लगा। जब वो हसीना उसकी कार में आई थी तभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। उसके ख्यालात पड़े थे, वो फ्लर्ट थी, अपना काम निकालने के लिए यानी यांगनो शहर तक जाने के लिए और मेजर से अच्छी खासी रकम ईंटने के लिए उसे खुश करना चाहती थी। लेकिन मैं रंग में भंग डालने लगा। पीछे देखने की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी उसके दिमाग में जाकर वापस आ जाता। मेजर उसका हाथ थामकर उसकी हथेली की पुष्ट को चूमना चाहता। वो मेरी मर्जी के मुताबिक हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हो? तुम इतना भी नहीं जानते कि प्यार कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? हाथ से नहीं, पाँव से। पहले मेरे पैरों को बोसे दो। वो खुशामदाना अंदाज में हंसते हुए बोला, कैसी बातें करती हो? प्यार ऊपर से शुरू होता है, नीचे ख़त्म होता है। मैं आखिर में तुम्हारे कदमों पर गिर पड़ूंगा, ये जेंटलमैन प्रॉमिस है। चलो ना, हाथ ना पाओ, मैं तुम्हारी पेशानी को चूमता हूँ। हरगिज़ नहीं, पेशानी को बुजुर्ग चूमते हैं। क्या तुम मेरे बुजुर्ग हो? क्या मुझे बेटी समझते हो? तौबा करो, ना मैं बूढ़ा हूँ ना तुम बच्ची हो, हम तो हम उम्र हैं। हाँ तो पेशानी से स्टार्ट लूँ? नहीं, पैरों से। प्लीज़, मर्द को झुकाना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होता है। वो बोली, हमारे ख़ानदान में नीचे से शुरू होता है, ऊपर से ये नीचे की बहस में तुम्हारा शहर आ जाएगा। मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए लिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मान लूँगी, जो मांगूंगी वो देना होगा। दूंगा, जान भी दूंगा, तुम्हारा शहर आ जाएगा। जल्दी बोलो क्या चाहती हो? उसने कहा, जिसे तुमने सबसे छुपा कर रखा है वो चीज़ मुझे दो। ऐसी क्या चीज़ है जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा है? मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तुम उसे अपने रिश्तेदारों से, अपने साथियों से और कानून से छुपा रहे हो। उसने एकदम से परेशान होकर उसे देखा। मैंने एक तरफ गाड़ी रोककर कहा, कुछ खराबी हो गई है, मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी से निकलकर उसके बॉनेट को उठाया। बॉनेट की आड़ में रहकर उस हसीना के दिमाग में पहुंच गया। मैंने जो खेल शुरू किया था उसका नतीजा सामने आने वाला था। मेजर उसके बाजू को सख्ती से पकड़कर पूछ रहा था, साफ साफ बोलो मगर, आहिस्ता बोलो। वो बाहर गया है मगर सुन सकता है। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, मेजर ऐसी बातें साफ लफ्ज़ों में नहीं, इशारों में की जाती हैं। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे हांगकांग ले जाऊंगी। ओ नो, वो चीज़ मुझे नहीं दी गई है। मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि मैं फरहाद को अपने साथ हांगकांग लेकर आऊँ। वो चीज़ उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। वो बोली, इसका मतलब है वह चीज़ फरहाद के सामान में कहीं छुपाई गई है और ये बात तुम भी नहीं जानती हो। मगर तुम कौन हो? ये सब कैसे जानती हो? मैं उसकी दाश्ता हूँ जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ जानना नहीं चाहिए। वो गाड़ी से बाहर निकलकर एक तरफ तेज़ी से जाने लगी। मेजर उसके ख्यालात पढ़कर उसके बारे में हकीकत मालूम करना चाहता था, लेकिन मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। वो सोच रही थी, मैं इसकी दाश्ता हूँ मगर वो शराब के नशे में मुझे उल्टे सीधे कामों में लगाता रहता है। लानत है उस पर। आइंदा मैं उसका कोई काम नहीं करूँगी। वो उसके मुतल्लिक तशवीश में मुब्तला था, मगर मैंने उसे कुछ मालूम करने का मौका नहीं दिया। उसके पास आकर बोला, गाड़ी ठीक हो गई है, चलना चाहिए। अरे वो तुम्हारी वो कहाँ गई? वो चली गई, बिल्कुल बकवास औरत थी, मैंने उसे भगा दिया। वो आगे मेरे साथ आकर बैठ गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस औरत के दिमाग में गया। मेजर उसके अंदर ये सवाल पैदा कर रहा था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, ए कुत्ते, तू कब तक मेरे दिमाग में आता रहेगा? क्या तू समझता है मैं तेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही हूँ? अब तो मैं सांस रोककर तुझे भगाया करूँगी। मैंने उसे सांस रोकने पर मजबूर किया। उसके सांस रोकते ही मेजर की सोच की लहरें बाहर निकल आईं। वो मेरे पास दिमागी तौर पर हाजिर होकर गुस्से से बोला, शिट। मैंने पूछा, क्या हुआ? ये तुम किस पर लानत भेज रहे हो? क्या उस औरत पर? वो बोला, हाँ, बड़ी भरपूर थी, हाथ से निकल गई। कमबख्त ने हाथ भी पकड़ने नहीं दिया। अभी तुम कह रहे थे कि बकवास औरत थी, तुमने उसे भगा दिया, ये तुम्हें क्या हो गया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर देखने लगा। वो उस हसीना के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका था, उसके दिमाग में भी नहीं जा सकता था। परेशानी से उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे पिछली रात ही उस पर शुबा हुआ था कि माइक्रोफिल्म की चोरी में वो भी किसी न किसी तौर पर शामिल है। मैं इस शुबे की तस्दीक करना चाहता था। उस हसीना की आमद ने यह मसला हल कर दिया। मैंने उसके ज़रिए उसे बातों में उलझा दिया कि उसके पास ऐसी चीज़ है जिससे वो रिश्तेदारों से, अपने साथियों से और कानून से छुपा रहे। इस बात ने उसे चौंका दिया। वो राजदारी से ये कहने पर मजबूर हो गया कि वो चीज़ उसे नहीं दी गई है। वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक मुझे फांस कर हांगकांग ले जा रहा है। टेलीपैथिक इल्म हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर ये हासिल हो जाए और हासिल करने वाला गैर मामूली जहानत का हामिल ना हो तो ये इल्म उसके लिए वबाल जान बन जाता है। नारंग और भीमा वगैरह की मिसालों से समझा जा सकता है। ऐसे लोग मक्कारियों से टेलीपैथी की दुनिया में जिंदा रहते हैं, लेकिन मक्कारियों के लिए भी जहानत लाजमी है और वह जहानत की कमी के बायस किसी न किसी अजाब में मुब्तला रहते हैं। जहानत यह है कि मुखालफिन की नफ्सियाती कमज़ोरियों को समझा जाए। मैंने मेजर लियू चिन की नफ्सियाती कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया।
वो एक हसीना की कुर्बत से जज्बाती हो रहा था। ऐसे जज्बाती लम्हात में इंसान की अकल घास चढ़ने चली जाती है। मैंने ठीक ऐसे ही वक्त अचानक माइक्रोफिल्म की बात राजदानाना अंदाज में छेड़ी तो उसने बेख्तियार अपने अंदर की बात उगलती। उसके ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैं उस हसीना के दिमाग में रहकर उसकी बातें सुन सकता हूँ। ये तो मालूम हो गया कि वो दोस्त नहीं है, दोस्ती की जंजीर पहनाकर किसी गड्ढे में गिराने ले जा रहा है। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, फिर अचानक ब्रेक लगाया तो वो डैशबोर्ड से टकरा गया। मैंने उसकी गर्दन दबोचकर फिर उसके सर को डैशबोर्ड से टकरा दिया। वह तकलीफ में मुब्तला हुआ, लेकिन एक तरबियत याफ्ता फौजी था, आसानी से ज़ेर नहीं हो सकता था और फाइटिंग के वक्त मेरे तजुर्बात पर हावी भी नहीं हो सकता था। मैं जानता था उसके जवाबी हमले का अंदाज़ क्या होगा। उसके तजुर्बात ट्रेनिंग फ़ौजी की हद तक थे और मेरी ज़िंदगी तो दिन रात ख़तरनाक दुश्मनों से दाव पेच में गुजरती रही थी। वो गाड़ी के महदूद मैदान जंग में जो भी दाव पेच आजमा रहा था, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। वो बुरी तरह जख्मी हो रहा था। ऐसे ही वक्त मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर जलजले के झटके दिए तो वो चीखें मारकर तड़पता हुआ गाड़ी के बाहर जाकर गिर पड़ा। उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो उठकर बैठ सकता, वहीं ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए सोनिया को मुखातिब किया। हाय जानम, क्या कर रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, बुड्ढे को मेरी याद आ गई। बोलो बड़े मियाँ, कैसे आना हुआ? जब औरतें बच्चों की माएँ बन जाती हैं तो अपने ढलके हुए बदन का सदमा कम करने के लिए अपने शौहरों को बड़े मियाँ कहती हैं। ढलका हुआ बदन कह रहे हो? अब मुझे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मैं आज भी जिम्नास्टिक के मुकाबलों में अव्वल रहती हूँ और मैं दुश्मनों को तोड़ने फोड़ने में रोज़ अव्वल की तरह आज भी अव्वल हूँ। यहाँ एक बेचारा टूट फूट कर ज़मीन पर पड़ा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसके अंदर पहुँचाऊँगा। वो मेरे पास आई। मैंने उसे मेजर के दिमाग में पहुँचा कर कहा, मैं गाड़ी ड्राइव करता रहूँगा, तुम इसे पिछली सीट पर लिटाकर हैप्नोटाइज करो और इसे मेरा मामूल बना दो। मेजर की दिमागी तकलीफ कुछ कम हो गई थी। वो उठकर बैठ गया। सोनिया उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे पिछली सीट पर ले गई। वह वहाँ लेट गया। मैंने एक गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एल्पा ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने के मराहिल से गुजर रही थी। अब उसके रास्ते में मुश्किलात और रुकावटें नहीं थीं। वो पूरे यकीन के साथ दिल ही दिल में कहती थी कि पारस मेरा है तो सारी दुनिया मेरी है। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक और तमाम ख़तरनाक तंजीमें अब ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने से उन्हें नहीं रोक सकेंगी। उसने पिछले दिनों पारस से बदतरीन दुश्मनी की थी। उसे अपना गुलाम बनाए रखने के लिए अपने तमाम ज़राए और तमाम सलाहियतें आजमा चुकी थी, लेकिन नतीजे के तौर पर खुद उसकी मामूला और कनीज़ बन गई। वो अपने फार्म हाउस के एक कॉटेज में जैकी हंटर के साथ रहने लगी। बड़ी राजदारी से इस कॉटेज के तहखाने में वो मशीन तैयार कर रही थी। उसने इस सिलसिले में 4 अफराद को हैप्नोटाइज किया था। उनके दिमागों से उनका माजी और उनकी शख्सियत बुला दी थी। वह चारों अब अपने मुतल्लिक इतना ही जानते थे कि वह अल्पा के मुलाजिम हैं, कॉटेज के पीछे वाले क्वार्टर्स में रहते हैं और अल्पा के अहकामात की तामील करते रहते हैं। वो किन अहकामात की तामील करते रहते हैं ये खुद नहीं जानते। अल्पा उनसे काम लेते वक्त उन्हें गायब दिमाग बना देती थी। उनके जहन में सिर्फ इतनी सी बात रहती थी कि वो किसी तय खाने में जा रहे हैं और एक मशीन की तैयारी के सिलसिले में जैकी हंटर की मदद कर रहे हैं। इन मराहल से गुजरने के दौरान में अल्पा के तमाम जख्म भर गए। उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। एक दिन उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो खुशी से खिल गई। उसने आजमाइश के तौर पर ऐसा किया था और जैकी हंटर के दिमाग में पहुंच गई थी। वो मालूम करना चाहती थी कि इस पर अब तक तनवीमी अमल का असर है या नहीं। उसके किए हुए अमल का असर बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। पारस ने दोबारा जैकी हंटर को हैप्नोटाइज करके उसे अल्पा का महकूम बना दिया था और वो समझ रही थी कि उसके पिछले अमल का असर अब तक बाकी है। उसने जैकी के ख्यालात पढ़े तो पता चला वो कुछ दिनों के लिए अल्पा का मामूल नहीं रहा था। आज़ाद होकर उसके बंगले से चला गया था। उसने अपनी बेटी डायना से मुलाकात की थी और बेटी के साथ अमेरिका जाने की तैयारी की थी। फिर अचानक ना जाने कैसे उसका इरादा बदल गया। वह फिर मामूल बन गया। अल्पा उसके ये ख्यालात पढ़कर समझ गई कि पारस ने दोबारा जैकी को उसका ताबे बनाया है ताकि वो उसके लिए ट्रांसफार्मर मशीन बना सके। यह अजीब बात थी कि अल्पा यहूदी थी, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन, फिर भी उसकी मदद की जा रही थी। अगरचे उसे कभी यह मौका नहीं मिला था कि वो ख़ास तौर से मंसूबे बनाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती। उसकी दुश्मनी इस हद तक रही थी कि उसने फ़लस्तीन के मुसलमानों की बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं किया और पारस से मोहब्बत करने और शादी करने के बावजूद इसलिए दुश्मनी करती रही कि वह मुसलमान है और हमेशा उस पर गालिब आता रहता है। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद जनाब तबरेज़ी ने एक बार उसकी मदद ऐसे वक्त की जब वो ज़चकी के वक्त तकलीफ़ में मुब्तला थी। उस वक्त कितने दुश्मन उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अपनी मामूला और कनीज़ बनाना चाहते थे। जनाब तबरेज़ी के हदायत के मुताबिक उन तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाकर अल्पा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। अल्पा के मौजूदा हालात में भी जनाब तबरेज़ी के हदायत के मुताबिक पारस अमल कर रहा था। जब उसकी दिमागी तवानाई बहाल हुई और वो ख्याल ख्वानी करने लगी तो उसने पारस को मुखातिब किया और कहा,
फॉर गॉड सेक सांस ना रोकना, मैं अल्पा हूँ। उसने खुश्क लहजे में पूछा, क्यों आई हो? बहुत दिनों के बाद मैं फिर ख्याल ख्वानी करने लगी हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। वैसे मैं सारी ज़िंदगी शुक्रिया अदा करती रहूँगी तो भी कम होगा। मैं नहीं जानता कि क्यों मेरा शुक्रिया अदा करी हो। इस तरह मेरे पास आकर लच्छेदार बातें ना करो। तुमने मुझे हलाक करने या गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुमसे ज़रूर इंतकाम लूँगा। वसते हुए बोली, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम मुझसे इंतकाम नहीं लोगे। तुम मेरे सच्चे आशिक हो। मुझसे छुप छुप कर मोहब्बतें करते रहोगे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहोगे और ट्रांसफार्मर मशीन जैसा गैर मामूली तोहफ़ा देते रहोगे। अगर तुम अपनी बात पूरी कर चुकी हो तो अब जाओ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम मुझे बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन मैं जो चाहती हूँ क्या वो मुझे दोगे? तुम क्या चाहती हो? पहले मैं एक ही बात जानती थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मानती हूँ कि लाठी मर्द के हाथों में रहे तो भैंस सीधी चलती है। मेरे हाथों में अब कोई लाठी नहीं है, मैं उसे तोड़कर फेंक चुकी हूँ। ये चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में आओ, मुझे हिप्नोटाइज करो। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारी कनीज़ बनना चाहती हूँ। कनीज़ बनना गोया औरत को जलील करना है। मैंने तो तुम्हें शरीक हयात बनाकर इज्जत दी थी, मगर वो इज्जत तुम्हें रास नहीं आई। कनीज़ बनने वाली फजूल बातें ना करो और यहाँ से जाओ। तुमने मुझे शरीक हयात बनाया, लेकिन मुझे आज़ादी और खुद मुख्तारी दी। अब कनीज़ बनाओगे तो मेरा दिमाग तुम्हारे शिकंजे में रहेगा और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे शिकंजे में रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेरे पास आकर मुझ पर तनवीमी अमल करो। ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उसने सांस रोक ली। एल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसने इसराइली फ़ौज के काला अफसर को मुखातिब किया। वह हैरानी से बोला, मैडम आप इतने दिनों से कहाँ थी? एल्पा ने कहा, टेलीपैथी की दुनिया में मेरे दुश्मन बहुत हैं। कोई भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या हलाक कर सकता है। ऐसे अंदेशे आप लोगों के दिलों में पैदा होते रहते हैं, लेकिन मैं बखैरियत हूँ। उस आला अफसर ने तमाम इसराइली अकाबरीन से फ़ोन पर कहा, मैडम एल्पा आ गई हैं, आप सब मुश्तरका फ़ोन अटेंड करें। उन अकाबरीन के पास ऐसे फ़ोन थे जिस पर वह बैक वक्त एल्पा की आवाज़ सुनते थे। उन्होंने वो बटन ऑन किया। दूसरी तरफ से एल्पा ने अपने फ़ोन के ज़रिए कहा, मुझे मालूम है कि मेरी तवील गैर हाजिरी से आप सब परेशान रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर थी। बीमारी के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल न थी। मेरा कोई सगा रिश्तेदार होता तो मैं बीमारी और मुसीबत के वक्त उसे भी अपना पता ठिकाना ना बताती। उन्होंने कायल होकर कहा, आप दुरुस्त कहती हैं। बेशक आप तन्हा रहकर अपनी मुसीबतें खुद ही झेलती हैं। उन सब ने अपनी अपनी जगह से उठकर सलूट करते हुए कहा, हम सब आपको सलाम करते हैं। वो सब दुआ मांगकर बैठ गए। एल्पा ने पूछा, मेरी अदम मौजूदगी में क्या होता रहा? एक ने कहा, वैसे कोई अहम मसला पैदा नहीं हुआ। हम आपकी तवील खामोशी के बायस अमेरिका से सर उठाकर बातें नहीं करते थे। यह अंदेशा रहता था कि उनके टेलीपैथी जानने वालों को आपकी तवील गैर हाजिरी का इल्म हो जाएगा, फिर वो जबरन हमारे दिमागों में घुसकर हमारी खुफिया पॉलिसियों को समझ लेंगे। एक आर्मी अफसर ने कहा, शायद आपको मालूम हुआ होगा कि चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी है। मैं जानती हूँ, वो टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं। तमाम बड़े ममालिक के लिए चैलेंज बन रहे हैं। हम भी टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज जल्द ही तैयार करने वाले हैं। क्या वाकई क्या हमारे तमाम यहूदी फ़ौजी टेलीपैथी सीख सकेंगे? मगर कैसे सीख पाएंगे? ज़ाहिर है ट्रांसफार्मर मशीन से सीखेंगे। आप सब दिल थाम कर ये खुशखबरी सुने कि मैं ये मशीन अपने मुल्क में बड़ी राजदारी से तैयार कर रही हूँ। ये सुनते ही सब खुशी से उछल कर खड़े हो गए। एक हाकिम ने पूछा, आप तैयार कर रही हैं? मगर कहाँ? ये ना पूछो, मशीन कहाँ तैयार हो रही है। मैं माहिरीन के साथ दिन रात मसरूफ़ रहती हूँ। जल्दी अपने फ़ौजी जवानों और अफसरों को ये मशीन तोहफे के तौर पर दूंगी। वो सब खुश होकर तालियां बजाने लगे, उसकी तारीफ़ें करने लगे। आर्मी के काला अफसर ने कहा, जब तक मशीन तैयार ना हो और हमारी एक टेलीपैथी आर्मी तैयार ना हो जाए, तब तक मशीन की तैयारी को राज में रखा जाए। आपका क्या ख्याल है? उसे राज रखना होता तो मैं आप लोगों से भी उसका जिक्र न करती। आप इत्मीनान रखें, कोई दुश्मन मेरे खुफिया अड्डे तक और उस मशीन तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। खुदा के बाद मेरा एक मुहाफिज है। ऐसा कहते वक्त उसके जहन में पारस था। वह मुस्कुरा कर कह रही थी, उस फौलादी मुहाफिज की मौजूदगी में कोई मुझे टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकेगा। आप ऐलान करें कि हम मशीन तैयार कर चुके हैं और अपने मुल्क में टेलीपैथी फ़ौज तैयार कर रहे हैं। आप बड़े ममालिक पर अपनी दहशत तारी करें। वो बात बात पर खुश होकर तालियां बजा रहे थे। एक आला हाकिम ने कहा, मैडम एक बात कहना चाहता हूँ। पिछली रात नारंग मेरे दिमाग में पहुँच गया था। कह रहा था उसने मुझे टीवी पर देखा है और मेरी तकरीर सुनी है। इस तरह मेरे अंदर पहुँच गया। वो बोली, टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ हथकंडों से दिमागों में पहुँच जाते हैं। वो क्या कह रहा था? वो आपसे बातें करना चाहता है। बड़ी आजिज़ी से कह रहा था कि आपको ये पैगाम दे दूं। फिर उसने टेलीफोन के ज़रिए रब्ता करके कहा, मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करूं और आपको सुनाऊं। यानी वो चाहता है कि आप उसकी आवाज़ और लहजे को सुनकर उससे रब्ता करें। मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है, क्या आप सुनना पसंद करेंगी? एल्पा ने सुनाने के लिए कहा। उस आला हाकिम ने रिकॉर्डर में एक कैसेट रख कर ऑन किया।
एल्पा ने टेलीफोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। उस आला हाकिम के दिमाग में पहुंचकर नारंग की बातें सुनने लगी। वो कह रहा था, मैडम मैं नारंग बोल रहा हूँ, ये मेरी नई आवाज़ और नया लहजा है। इसके ज़रिए आप किसी वक्त भी मेरे दिमाग में आ सकती हैं। मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ, मेरे पास आकर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। चंद दुश्मन आपके करीब हैं, मैं उनकी निशानदेही करूँगा। टेप रिकॉर्डर खामोश हो गया। उसकी बात ख़त्म हो गई। एल्पा ने आला हाकिम से कहा, मैं आप लोगों से फिर किसी वक्त रब्ता करूँगी। आप मशीन के सिलसिले में ऐलान करें और जश्न मनाएं। वो नारंग के मौजूदा लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंच गई। उसने पूछा, कौन? मैं हूं एल्पा, मैंने अभी तुम्हारा पैगाम सुना है। तुमने कहा है चंद दुश्मन मेरे करीब हैं, क्या यह सच है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको ऐसी बात बताऊँगा कि आप हैरान रह जाएंगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? आप जवाद बिन मुस्तकीम को जानती हैं? वो यरूशलेम में खासा मकबूल है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। आप शायद ये नहीं जानती कि वो एक बार मर चुका था, ये उसकी दूसरी ज़िंदगी है। ये क्या बकवास है? क्या आप भूल गई कि मैं और भीमा आत्मा शक्ति के जरिए किसी भी मुर्दा जिस्म में समा जाते हैं? ओह हाँ, याद आया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जवाद मर गया था और तुम उसके मुर्दा जिस्म में मौजूद हो? मैं नहीं, भीमा उसके अंदर रहता है। उसकी आत्मा के जरिए जवाद नई जिंदगी जी रहा है। आई सी, तुमने बड़ी अहम मालूमात फराहम की हैं। भीमा ने एक बार मुझे ट्रैप करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुआ तो जवाद ने आकर मुझे मुतासिर किया। मैं उसके ज़ेरे असर आ गई थी, लेकिन मेरे मुकद्दर ने मुझे बचा लिया। उसने नारंग को यह नहीं बताया कि पारस उसका मुहाफिज है। नारंग ने कहा, मैं अभी कई और अहम मालूमात फराहम करने वाला हूँ। क्या आप जानती है कि आप कैसे जवाद के ज़ेरे असर आ गई थी? वो नहीं जानती थी। पारस ने उसे भीमा और जवाद से महफूज रखा था, चूंकि उससे बातें नहीं करता था, इसलिए यह नहीं बताया था कि भीमा जवाद के अंदर समाया हुआ है, और ना ही उसकी गैर मामूली अंगूठी का जिक्र किया था। नारंग ने कहा, जवाद की उंगली में एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से वो जिसके बदन को छू लेता है वो उससे मुतासिर हो जाता है। क्या उसने कभी आपको हाथ लगाया था? उसे याद आया कि जवाद ने उसे अस्पताल में आकर मुसाफिया किया था और उस हाथ की एक उंगली में अंगूठी थी। वो सोचने लगी कि उससे मुसाफिया करने के बाद ही वो उसके ज़ेरे असर आ गई थी। नारंग ने पूछा, आप खामोश क्यों हैं? क्या सोच रही हैं? उसने आपको हाथ लगाया था? हाँ, यही सोच रही हूँ। मैंने उसे मुसाफिया किया था, शायद उसके बाद ही उसके ज़ेरे असर आ गई थी। आप कभी किसी से रूबरू मुलाकात नहीं करती। जवाद खुश नसीब है, आपने उसे मुसाफिया किया था। मुझे भी खुश नसीब बना दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं अहमक नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे अहमक से रूबरू मुलाकात करके किसी मुसीबत को दावत दूँ। वो हमाकतें करते ही रहता था और अपनी बेवकूफ़ी को समझ नहीं पाता था। इस वक्त भी अल्पा उसके दिमाग में बोल रही थी। उसे चाहिए था कि अल्पा के आते ही ये कह देता कि वो 10-15 मिनट के बाद आए, फिर जल्दी से किसी ऐसी जगह चलाता जहाँ उस जगह की निशानदेही नहीं हो पाती। लेकिन एक तो जहानत की कमी थी, फिर मुसलसल नाकामी ने उसे परेशान कर दिया था। वो अपनी तदबीर पर अमल करते हुए कैसी हमाकत कर रहा था, इसका पता बाद में चलने वाला था। एल्पा ने यरूशलेम के एक फौजी अफसर से कहा, तुम जिस हालत में भी हो फ़ौरन उठो और चंद मुसल्ला जवानों के साथ हेकल सुलेमानी की तरफ जाओ। वहाँ बड़े गेट के सामने एक काबा खाने में एक कद्यावर, मोटा और भद्दा पहलवान नुमा शख्स बैठा हुआ है। उसे गिरफ्तार कर लो। उसके सामने तुम सब गूंगे बनकर रहोगे, ये मेरा हुक्म है। ये हुक्म देकर वो फिर नारंग के पास आई। उसने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? एक ज़रूरी फ़ोन था, उसे अटेंड कर रही थी और ये सोच रही थी तुमसे रूबरू मुलाकात करूं या ना करूं, मगर दोस्ती ज़रूर करना चाहिए। दोस्त बनकर हम एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। मैं हमेशा आपके काम आऊँगा। अभी आप चाहें तो मेरा एक काम कर सकती हैं। ज़रूर करूँगी, दोस्ती का सबूत दूंगी। बोलो क्या चाहते हो? भीमा किसी तरह भी जवाद के जिस्म से रिहाई चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। उसे रिहाई मिलेगी तो मैं उसे अपने शिकंजे में ले सकूँगा। तुम उसे रिहाई दिलाने में क्यों नाकाम रहे हो? जवाद की जादुई अंगूठी ने भीमा को अपने अंदर कैदी बना लिया है। उस अंगूठी की मौजूदगी में हमारी टेलीपैथी भी नाकाम हो जाती है। आप इस मुल्क में वसी ज़राए और इख्तियारात रखती हैं। किसी भी तरह जवाद की उंगली वाला हाथ काट डालें तो उसका तमाम जादू ख़त्म हो जाएगा। एल्पा बातों के दौरान उसके ज़रिए आसपास के माहौल को देख रही थी। पता चला वो आर्मी अफसर वहाँ पहुँच गया। एल्पा फ़ौरन उसके दिमाग में पहुँचकर उसे नारंग के पास लाकर बोली, यही शख्स है, इसे गिरफ्तार कर लो। उस अफसर के हुक्म से एक फ़ौजी जवान ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो गुस्से से बोला, यह क्या हरकत है? मैं इंडिया का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, हमारे सफ़ीर के सामने तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। दूसरे जवान ने उसे हथकड़ी पहना दी। वो बोला, एल्पा, इनसे कहें मैं आपका दोस्त हूँ। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज़ करके अपना मामूल बना सकती हूँ, फिर दोस्ती क्यों करूँ? उसने आर्मी अफसर से कहा, इसे किसी मकान में कैदी बना कर रखो। पहरेदारों को बता दो कि यह टेलीपैथी जानता है, किसी के भी दिमाग में घुसकर फरार का रास्ता बना लेगा, लिहाजा इसके करीब सभी गूंगे रहा करें। वो उसे वहाँ से ले जाने लगे। एल्पा ने उसके अंदर आकर कहा, ये तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, तुम्हें एक मकान में रखा जाएगा। अगर फौजियों के दिमागों में जाओगे तो दूसरे फौजी तुम्हें गोली मार देंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जिंदा रहो और मेरे मामूल बनकर रहो।
एल्पा, आप मेरी दोस्ती और खलूस को नहीं समझ रही हैं। मैं आपको फ़ायदा पहुंचाने आया हूं और आप मुझसे ऐसा सलूक कर रही हैं। ये तुमने अच्छा किया, मुझे फ़ायदा पहुंचाने आए हो। बड़े नेक जज्बात हैं, मामूल बनकर मुझे फ़ायदा पहुंचाते रहना। वो गुस्से से बोला, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे दिमाग में आकर गुफ्तगू कर सको, निकल जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। एल्पा दिमागी तौर पर अपने कॉटेज के बेडरूम में हाजिर हो गई। उसे भीमा के बारे में ये नई बात मालूम हुई थी कि वो जवाद के अंदर समाया हुआ है और जवाद की गैर मामूली अंगूठी में ऐसी खसूसियात हैं कि इस अंगूठी की मौजूदगी में भीमा और नारंग का काला जादू काम नहीं कर रहा। नारंग उसके जिस्म से भीमा की रिहाई चाहता था। एल्पा ने सोचा, मैं क्यों उसकी रिहाई चाहूँ? नारंग की तरह भीमा भी अकल से पैदल था। काला जादू सीखते सीखते उसका जहन कुंद हो गया था। एल्पा को दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने नारंग को मामूल बनाने के लिए अपना कैदी बनाया था। जवाद के मुतल्लिक ये सुनती आई थी कि वो नेक, सुलह पसंद और इबादत गुजार है। ऐसे शख्स के अंदर भीमा की शैतानी आत्मा थी। मजाज और फितरत के एतबार से दोनों आग और पानी थे, मगर साथ गुजारा कर रहे थे। उसने जवाद के अंदर पहुंचकर कहा, मैं एल्पा हूँ, तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। मुझसे किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हो? मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे अंदर भीमा की आत्मा समाई हुई है। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त है। मैंने ये भी सुना है कि तुमने तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है। ये अंगूठी तुम्हें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तुम्हारी मालूमात पर हैरान हूँ। तुम्हें अंगूठी के बारे में किसने बताया? एक शख्स का नाम नारंग है। वह भीमा की तरह आत्मा शक्ति और टेलीपैथी जानता है। उसने मुझे यह सब कुछ बताया है। भीमा ने कहा, मैं जानता हूँ। वो एक बार पोरस बनकर जवाद के दिमाग में आया था। मुझे उसके जिस्म से रिहाई दिलाना चाहता था। ऐसे वक्त उसे अंगूठी की तिलिस्मी कुव्वत के बारे में मालूम हुआ था। एल्पा ने कहा, जवाद, तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भीमा की आत्मा ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकेगी। दुश्मन यहाँ तक सोच रहा है कि तुम्हारा हाथ काटकर उस अंगूठी को तुम्हारे वजूद से अलग करे, तो फिर इस अंगूठी से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। भीमा की आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। जवाद ने कहा, मेरी ज़िंदगी मुख्तसर हो सकती है। वैसे जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कभी फूलों पर चलते हैं, कभी कांटों पर, कभी दोस्तों से मिलते हैं, कभी दुश्मनों से टकराते हैं। कदम कदम पर मौत होती है। इसके बावजूद हम कातिब तकदीर की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से जाते हैं। तुम्हारे ख्यालात अपने दीन के मुताबिक हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। ओके सो फार। उसने जवाद के दिमाग से निकलकर पारस को मुखातिब किया। उसने पूछा, अब क्या है? प्लीज़ इस तरह बेजार होकर ना बोलो। मैं जवाद और भीमा के बारे में कुछ बताने आई हूँ। वो उनके बारे में बताने लगी। फिर उसने नारंग के मुतल्लिक भी बताया कि उसे कैदी बना कर रखा है। इसके बाद पूछा, क्या तुम्हें जवाद से दिलचस्पी है? हाँ, मैंने जवाद से वादा किया कि उसे भीमा के शर से निजात दिलाऊंगा। वो अपनी तमाम शैतानियत से बाज आ जाएगा और उसकी आत्मा जवाद की फितरत के मुताबिक मुसफ़ा हो जाएगी। एल्पा ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? शैतान आत्मा तो शैतान ही रहेगी। मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। मेजर ल्यूचिन पिछली सीट पर आराम से सो रहा था। सोनिया ने उसे 2 घंटे तक तन्वीमी नींद सोने का हुक्म दिया था। फिर वो मेरे पास आकर बोली, ये नहीं जानता है कि किसके लिए काम कर रहे। इसे फ़ोन पर कहा गया था कि ये तुम्हारी दोस्ती से फ़ायदा उठाए और तुम्हें किसी भी तरह हांगकांग ले आए। मैंने पूछा, मेजर इसे किसी नाम से मुखातिब करता होगा? असल नाम से वाकिफ़ नहीं है। उसे मिस्टर अननोन के फर्जी नाम से मुखातिब करते हैं। इसे फ़ोन पर हुक्म दिया गया था। इसका मतलब है वो हुक्म देने वाला टेलीपैथी नहीं जानता है। हाँ, अगर टेलीपैथी जानता तो फ़ोन ना करता। इसके दिमाग में पहुंचकर इसे हुक्म देता। इसने तनवीमी अमल के ज़रिए मेजर को अपना मामूल बनाया है। वो अननोन को चेहरे से नहीं पहचानता है। उसके लब लहजे को पहचान कर अहकामात की तामील करता है। फरहाद, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए कुछ वक्त लगता है। उसके लिए तन्हाई और पुरसुकून माहौल की ज़रूरत होती है। अगर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने के दौरान में मेजर छुट्टियां लेकर कहीं बाहर नहीं गया था तो फिर बीजिंग में इसे हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज करने वाला इसके करीबी साथियों में से कोई होगा। तुम्हारी ये क्या सराई हकीकत से करीब है। मेजर आदमी बेजार है। किसी महफिल में या तकरीब में नहीं जाता, लोगों से कतराता है। इसके चंद दोस्त हैं जिनके साथ वो शाम को आर्मी क्लब में वक्त गुजारता है या फिर हेडक्वार्टर में उसके चंद साथी अफसरान हैं। ये मालूम करना होगा कि इसके चंद दोस्तों और अफसरों में कौन इसके इतना करीब है। इसके घर आता हो या इसके घर जाता हो, क्योंकि किसी घर की 4 दीवारी में ही इसे हिप्नोटाइज किया गया होगा। कहीं गाड़ी रोको, ख्याल ख्वानी करो और जल्दी इसके किसी हिप्नोटाइज करने वाले साथी का सुराग लगाओ। हांगकांग पहुंचने से पहले उस शख्स का पूरा जोग्राफिया मालूम होना चाहिए जो मेजर के जरिए तुम्हें वहां बुला रहे। मैं एक वीरान इलाके से गुजर रहा था। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर बोला, तुम मेरे साथ रहो। मैं जिसके दिमाग में पहुंचूं तुम उसके जरिए दूसरों के दिमागों में पहुंचती रहो। इस तरह हम जल्द ही कुछ मालूम कर लेंगे। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए आर्मी के काला अफसर को मुखातिब किया। उससे कहा, मैं 2-3 घंटों में हांगकांग पहुंचने वाला हूँ।
उससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर, तुम क्या मालूम करना चाहते हो? जब आप ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करा रहे थे तो इसके तैयार होने के दौरान में कितने आर्मी अफसरान छुट्टियों पर थे? उनमें से कितने बीजिंग से बाहर थे? ख़ास तौर पर इनमें से कितने हांगकांग में थे और अब भी हैं? उस आला अफसर ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, तुम माइक्रोफिल्म चोरी करने वाले तक पहुंचना चाहते हो। आप जानते हैं, मेरी रवानगी से पहले इस सिलसिले की पहली कड़ी मिल गई थी, अब दूसरी कड़ी मिल गई। मेजर लिu चिन को भी किसी ने आलाकार बनाया है। मैंने उसे एपनाटाइज किया है, इससे सवालात किए हैं। ये नहीं जानता है कि किसने आलाकार बनाया है। मेजर को यह हुक्म दिया गया था कि ये मुझे दोस्ती और मोहब्बत से बहलाकर हांगकांग ले आए। तुम्हें वहाँ बुलाने का मकसद साफ समझ में आ रहा है। चीन में तुम्हारा बहुत एहतराम किया जाता है। उनका ख्याल था कि वो माइक्रोफिल्म तुम्हारे सामान में रखी जाएगी तो एहतरामन तुम्हारा सामान चेक नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस फिल्म को स्मगल करने के लिए तुम्हें हांगकांग ले जाया जा रहा है, यही बात है। प्लीज़ आप मेरी मतलूबा मालूमात फराहम करें। आधे घंटे बाद आओ, मैं छुट्टियों पर जाने वाले अफसरान के बारे में बता सकूंगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने पूछा, क्या वो फिल्म तुम्हारे सामान में है? थी, अब नहीं है। मैं वो फिल्म आर्मी के 3 आला अफसरान के हवाले कर चुका हूँ जो असल मुजरिम है। वो नहीं जानता है कि मैं उसके स्मगल करने के तरीक़ेकार को समझ गया हूँ। वो फिल्म मुझे मिल गई थी और वापस रिकॉर्ड रूम के सेफ में पहुंच गई है। अब उस मुजरिम तक पहुंचना रह गया है। तुम्हें वो फिल्म कैसे मिली, कहाँ मिली? मुजरिम ने सिर्फ मेजर को ही नहीं, उसकी जवान बेटी किमली को भी हिप्नोटाइज किया है, उसे आलाकार बनाया है। वो जवान है, हसीना और फ्लर्ट है, जो पसंद आ जाता है उसे लिफ्ट देती है। पिछली रात मुझे खुश करने आई थी, मैंने उसे भगा दिया था। सोनिया ने कहा, तुम कितने शरीफ हो, मुझे पता है। अपनी पारसाई बयान ना करो, वह फिल्म कहाँ थी? क्या मुसीबत है, मैं अपनी उम्र के मुताबिक मोहतात हो गया हूँ। हसीनाएँ लिफ्ट देती हैं तब भी उनसे कतराता हूँ, मगर तुम यकीन नहीं करोगी, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब भी शक करोगी। मेरी कब्र में आकर झांकोगी कि मैं अकेला हूँ या दूसरी आ गई है। वो हंसते हुए बोली, अच्छा काम की बात करो, उस फिल्म को तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला? ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह उठकर ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट की ट्यूब को आजमाया तो देखा ट्यूब का पिछला हिस्सा पहले की तरह बंद नहीं है। उसे खोलकर दोबारा बंद किया गया है। किमलिया नाड़ी थी, उसे पूरी फिनिशिंग के साथ बंद नहीं कर पाई। मैंने उसे खोला और दबाया तो टूथपेस्ट के साथ वो माइक्रोफिल्म बाहर आ गई। पिछली रात किमली वो माइक्रोफिल्म तुम्हारे सामान में छुपाने आई थी। मैंने ख्वामखा तुम्हारे किरदार पर शुबा किया। तुम तो फरिश्ता हो। फजूल बातें न करो। मैंने तुमसे कहा था कि एक अफसर के जरिए दूसरे अफसरों के अंदर पहुंचती रहो, किसी न किसी के जरिए असल मुजरिम का सुराग मिलेगा। मैं तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं हूँ कि यके बाद दीगरे दर्जनों दिमागों में भटकती फिरूँ। मैं हमेशा दुश्मनों तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करती हूँ। इसका मतलब है तुम्हारी खोपड़ी में करंट पैदा हो गया है, फ़ौरन ही कुछ कर गुजरोगी। ये बताओ, मेजर की बेटी जवान और बहुत खूबसूरत है। आ गई बेचारी की शामत। हाँ, जवान भी है और हसीन भी, बल्कि पुरकशिश भी। तुमने उसके ख्यालात पढ़े हैं, उसने अब तक कितने आशिकों को लिफ्ट दी है? 3 आशिक फैज़याब हो चुके हैं। किसी को भी तन्हाई में लिफ्ट दी जाती है और किसी को भी तन्हाई में हिप्नोटाइज किया जाता है। उसकी तन्हाइयों में आने वाले उन 3 आशिकों में से किसी एक ने उसे हिप्नोटाइज किया होगा। मैंने खुश होकर कहा, ब्रावो। तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी का जवाब नहीं है। इतनी सी बात मेरी अक्ल में नहीं आई। अकल होती तो ये याद रखते कि नज़दीक वालों को छोड़कर दूर वालों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। मैंने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। मेजर की बेटी किमली के ख्यालात पढ़े, उसके पिछले 3 आशिकों के बारे में मालूम किया। उसके ख्यालात ने बताया उनमें से 2 ऐसे हैं जिनके साथ उसने आधा घंटा या 1 घंटा तन्हाई में गुजारा था, लेकिन तीसरा एक रात छुपकर उसके कमरे में आया था और उसने तमाम रात उसके साथ गुजारी। उसे याद नहीं था कैसे रात गुजर गई थी, वो सहरज़दा हो गई थी। हमने किमली को मजबूर किया। उसने फ़ोन पर उस तीसरे से रब्ता किया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, वो बीजिंग में नहीं है, हांगकांग गया हुआ है। किमली ने हांगकांग के कोड नंबर के मुताबिक मोबाइल पर रब्ता किया। दूसरी तरफ से उसके तीसरे आशिक की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने किमली की ज़ुबान से कहा, हाय जाओ, अब मालूम हुआ कि तुम हांगकांग में हो, बड़े हर जाइयो। 1 रात गुजारी फिर यहाँ से भाग गए। उस तीसरे आशिक का नाम जाओ जियांग था। उसने कहा, सॉरी ली, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, जाते वक्त तो तुमसे ना मिल सका, फिर कभी सही। वो रात बहुत याद आती है। सोनिया ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, वो रात फिर आ सकती है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम नहीं आ सकोगी, तुम्हारा बाप चंद घंटों में यहाँ पहुँचने वाला है। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़े थे। पता चला तुम्हारे बाप ने परसों रात तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, तुम्हारा ही काम करने फरहाद के बंगले में गई थी, उसकी ये सज़ा मिली। फिर भी तुम नहीं समझना चाहते कि मैं तुम्हारी कैसी दीवानी हूँ। मैं अभी आऊँगी, मुझे अपना पता बताओ। जाओ जियांग ने कहा, सच तो यह है कि उस रात से मैं भी तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मसरूफियात के बायस तुमसे दोबारा मुलाकात किए बगैर चलाया। आना चाहो तो आ जाओ। हांगकांग बहुत बड़ा शहर है, यहाँ तुम्हारे बाप से सामना नहीं होगा, अगर होगा तो मैं उसे चक्कर देना जानता हूँ। ओह माय डियर जाओ, आई लव यू। मैं अभी किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट से पहुँचूँगी। मेरे प्राइवेट बंगले का नंबर और पता नोट करो।
वो बंगला लॉक्ड नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए उसे खुला छोड़कर जाऊंगा। अपनी मसरूफियात से फारिग होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसने अपने बंगले का पता और फ़ोन नंबर बताया। सोनिया ने बड़े जज्बाती अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते हुए किमली से फ़ोन का राब्ता ख़त्म करा दिया। मैंने कहा, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? इसमें याद करने की क्या बात है? शर्म नहीं आती? मेरे दिमाग में रहकर एक पराये मर्द से रात गुजारने की बात कर रही थी। ऐसी दीदा दिलेर और बेहया बीवी किसी की नहीं होगी। ज़्यादा ना बोलो। मैं मुजरिम तक पहुँचने में तुमसे सबकत ले गई हूँ। अपनी जीम पर मिटाने के लिए यूँ बातें बना रहे हो? कामयाबी की खुशी में ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। किमली के पास जाओ। जाओ जियांग ख्याल ख्वानी के ज़रिए फिर उसके अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़ सकते हैं। वो फ़ौरन ही किमली के पास चली गई। मैंने आर्मी के आला अफसर से पूछा, क्या छुट्टियों में जाने वाले अफसरान की फहरिस्त तैयार हो गई? वो बोला, फहरिस्त क्या है, सिर्फ 2 अफसरान हैं। एक तो हांगकांग गया था मगर वापस आ चुका है, दूसरा वही है। उसका नाम, मैंने बात काट कर कहा, उसका नाम जाओ जियांग है। वो अब से 4 दिन पहले वहाँ गया था। ताज्जुब है तुमने मुझसे पहले कैसे मालूम कर लिया? बहरहाल हम सब तुम्हारी सलाहियतों के कायल हैं। मैंने पूछा, और कोई नई बात, नई इन्फॉर्मेशन? उसने कहा, तुम लोगों की यहाँ आमद से पहले यहाँ एक अमेरिकन इंजीनियर आया था। वो 4 माह तक बड़ी जिम्मेदारियों से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा। फिर एक दिन जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। हमने उसे मुल्क बदर किया था। चीन में उसका दाखिला ममनू है, लेकिन हमारे एक जासूस ने इतला दी है कि वो अमेरिकन इंजीनियर जॉन हार्डी हांगकांग में है। जाओ जियांग की एक फ़ोन कॉल पकड़ी गई है। उसने जॉन हार्डी से रब्ता किया था। उसकी मुख्तसर सी गुफ्तगू समझ में नहीं आई क्योंकि दोनों कोड वर्ड्स में बोल रहे थे। मैंने पूछा, हांगकांग में जॉन हार्डी का पता ठिकाना मालूम है? फ़ोन नंबर डिटेक्ट किया गया है। उन नंबरों से उसकी रिहाइशगाह का पता जल्दी मालूम हो जाएगा। मैंने बाद में रब्ता करने को कहा। फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सोनिया ने कहा, जाओ जियांग दोबारा किमली के दिमाग में आया था। उसे किसी तरह का शुबा नहीं है क्योंकि किमली एक डोमेस्टिक फ़्लाइट से वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है। जाओ मुतमईन है। मैंने कहा, तुम्हें बड़ा गुरूर था कि मुजरिम तक पहुँचने में मुझसे सबकत रह गई हो। मैं ये पेशगोई करता हूँ कि असल मुजरिम जॉन हार्डी है और जाओ जियांग उसका टेलीपैथी जानने वाला मातियत है। चलो खुश हो जाओ, मैं तुमसे आगे ना निकल सकी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हमेशा हंसते बोलते रहो। तुम्हारे पीछे मेजर तन्वी भी नींद से बेदार हो चुका है। मेजर पिछली सीट पर उठकर बैठ गया। कार के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देखकर बोला, ओ गॉड, मैं सो गया था। मेरी घड़ी में 4 बज रहे हैं। इसका मतलब है देर तक सोता रहूँ। तुम पिछली रात से इस हसीना के चक्कर में जागते रहे। कोई बात नहीं, नींद पूरी हो गई। उस बकवास औरत की बात ना करो। पता नहीं कम वक्त कौन थी। वो परेशानी से सोचता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। तन्वीमी अमल से पहले मेरी उससे फाइट हुई थी। सोनिया ने उस झगड़े को उसके दिमाग से भुला दिया था। उसने कहा, फरहाद मैं जा रही हूँ। यहाँ भी दिमागी तौर पर हाजिर रहना ज़रूरी है। कितने ही काम निपटाने हैं। जब तुम हांगकांग पहुँचो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जाओ अपने तमाम कामों से निमट कर आओ। पता नहीं यहाँ मेरे साथ कितनी देर मसरूफ़ रहना होगा। मैंने गाड़ी रोककर ख्यालख्वानी के ज़रिए उसे बाजू में जकड़ लिया। वो किसमिस आती हुई बोली, क्या कर रहे हो? बच्चे आ जाएंगे, वो जवान हो रहे हैं। मेरे चेहरे से अंदरूनी जज्बात को भांप लेंगे। कल वो आपकी लाडली बेटी आला बीबी पूछ रही थी, मामा मेरे पापा आपको ख्यालख्वानी के ज़रिए किस करते हैं या नहीं? मैंने हंसते हुए पूछा, मेरा बेटा किबरिया तुम्हें छेड़ता है या नहीं? आपका बेटा है, आपकी तरह बदमाश निकलेगा। कह रहा था, मामा आप आज भी 20-22 बरस की जवान लड़की दिखाई देती हैं। पापा के बुढ़ापे का क्या बनेगा? मैंने कहा, उस बदमाश से कहना उसका बाप आज भी जवान है। मुकाबले पर आने वाले बड़े बड़े शाहज़ोरों को खाक में मिला देता है। वो बोली, अभी बच्चे हैं, ये नहीं जानते कि पहलवान अपने मुकाबिल को उखाड़े में पिछाड़ देता है। लेकिन बेडरूम में बीवी उसे औंधे मुँह गिराती है। वो हंसती हुई चली गई। मेजर ने अगली सीट पर आकर पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? ताकि तुम अगली सीट पर आ जाओ। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बोला, एक तशवीश की बात है। वो औरत वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। मैंने अनजान बनकर पूछा, वो औरत क्या नहीं थी? तुम क्या समझ रहे थे? मैं भी उसके ख्यालात पढ़ने लगा तो मालूम हुआ उसके दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला आया था। मैंने हैरानी से कहा, नहीं ये कैसे हो सकता है? वो टेलीपैथी जानने वाला उसे क्या कह रहा था? उस औरत के ज़रिए मुझसे माइक्रोफिल्म मांग रहा था। मैंने इसीलिए उसे गाड़ी से भगा दिया था। मैं समझ रहा था वो औरत मुजरिमों की आलाकार है। चलो अच्छा किया। हांगकांग में ऐसी कई औरतें और मर्द मिलेंगे। मैं थक गया हूँ, प्लीज़ अब तुम गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी रोककर उतर गया। वह दूसरी तरफ से उतरकर स्टीयरिंग सीट की तरफ आने लगा। सामने से 2 गाड़ियाँ आ रही थीं। उनमें से एक हमारे सामने रुक गई, दूसरी आगे जाकर वापस मुड़कर हमारे पीछे आ गई। हमें आगे पीछे से घेर लिया गया। उन गाड़ियों से उतरने वालों के हाथों में शॉटगन और राइफलें थीं। मेजर लियोचिन ने अपना रिवॉल्वर निकालते हुए मुझसे कहा, तुम अपनी गन निकालो। मैंने कहा, मैं और मेरे खानदान वाले कभी अपने पास हथियार नहीं रखते हैं। उन सब ने हमें निशाने पर रख लिया। एक ने कहा, तुम्हारे पास एक ही रिवॉल्वर है, इसे फेंक दो। मैंने मेजर से कहा, दुश्मन अकल सिखा रहा है, रिवॉल्वर फेंक दो, हंसी खुशी जिंदा रहोगे। उसने रिवॉल्वर फेंक दिया। दूसरे शख्स ने पूछा, तुम में से फरहाद कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ, ये मेजर लियोचिन है।
वो बोला, हाँ हूँ मैं, मेजर लियू चिन। तुम लोगों को हमसे क्या दुश्मनी है? एक ने कहा, मेजर तुम हमारे आदमी हो, हम फरहाद का सामान चेक करना चाहते हैं। मेजर ने डिग्गी खोलकर मेरा सफरी बैग उनके हवाले किया। उन्होंने बैग को खोलकर उसे उलट दिया। तमाम सामान ज़मीन पर गिर गया। उसने फ़ौरन ही टूथपेस्ट को उठाया, फिर इसे खोलकर इसे दबाकर तमाम पेस्ट बाहर निकालने लगा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने आज सुबह इसे ख़रीदा है। तमाम पेस्ट निकाल दिया गया। ट्यूब खाली होकर चपटी हो गई। इसे टटोलने से मालूम हुआ अब अंदर और कुछ नहीं रहा है। उसने मुझसे पूछा, माइक्रोफिल्म कहाँ है? माइक्रोफिल्म? मैंने हैरानी से मेजर को देखा। वो हिचकिचाते हुए बोला, वो फिल्म तुम्हारे सामान में रखी गई थी। एक गनमैन ने कहा, हमें बताया गया है उसे इस ट्यूब में रखा गया था। मैंने कहा, क्या टूथपेस्ट के अंदर दुकानदार रखेगा? मेजर, मैंने तुम्हारे सामने आज सुबह इसे ख़रीदा था, तुम्हें याद है? मेजर ने कहा, हाँ ये पेस्ट आज सफ़र के दौरान में ख़रीदा गया है। फरहाद ने इसे एक बार इस्तेमाल किया, फिर अपने सामान के साथ इसे डिग्गी में रख दिया। इसके बाद इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर कौन इसके अंदर माइक्रोफिल्म ला कर रख सकता है? एक गनमैन ने कहा, मैं एक टेलीपैथी जानने वाला इस गनमैन की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। मेजर, तुम नहीं जानते, हमने तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटी किमली को भी हैप्नोटाइज करके आलाकार बनाया। वो परसों रात फरहाद के बंगले में गई थी। उसने टूथपेस्ट के अंदर इस माइक्रोफिल्म को छुपाया था। उस फिल्म को इसी पेस्ट वाली ट्यूब में होना चाहिए। मैंने कहा, जाओ जियांग, बहुत ज़्यादा पुरस्कार न बनो, मैं तुम्हें पहचानूं। वो बोला, कौन जाओ जियांग? मैं वो नहीं हूँ, फजूल बातें ना करो, काम की बात करो। मैंने कहा, तुम आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रहे हो, मगर लहजा बदलने के सिलसिले में तुम्हारी ट्रेनिंग नाकिस रही है। बोलने के दौरान तुम्हारा असल लहजा झलक रहा है। तुम मेरे तजुर्बात को नहीं झुटला सकोगे। अगर तुम वह फिल्म चाहते हो तो इतराज़ करो कि मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ। फ़ौरन बताओ वह फिल्म कहाँ है? इंसान से भूल चूक हो जाती है। मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट अपने बंगले में भूल आया हूँ, इसलिए आज सुबह ये नया पेस्ट खरीदा था। जाओ जियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे सच की तस्दीक कर लो। वह ब्रश और टूथपेस्ट उसी बंगले के बाथरूम में पड़ा होगा। मैं अभी मालूम करूँगा, मगर आर्मी वालों ने तुम्हारे बंगले को लॉक किया होगा। हमारा कोई आदमी रात ही को छुपकर उस बंगले में जा सकेगा। जब तक वह फिल्म वहाँ से नहीं मिलेगी तुम कैदी बनकर रहोगे। मुझे कैदी कौन बनाएगा? तुम यहाँ से न जाने कितनी दूर छुपे हुए हो। तुम्हारी मातियतों ने हाथों में खिलौने पकड़ रखे हैं, क्योंकि जब तक माइक्रोफिल्म नहीं मिलेगी हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मुझे गोली नहीं मारी जाएगी, इसलिए ये फ़िलहाल खिलौने हैं। इस खुशफहमी में ना रहो, हम अभी तुम्हें गोली मार सकते हैं। तुम ख्याल खोने के ज़रिए मेरे 1 या 2 गनमैन को हलाक करोगे। इतनी सी देर में दूसरे तमाम गोली मार देंगे। तुमने अभी टेलीपैथी का पहला सबक सीखा है, आओ मैं दूसरा सबक सिखाता हूँ। मैंने ये कहते उस गनमैन के दिमाग पर कब्जा जमाया। वह दौड़ता हुआ आकर मेरे सामने ढाल बन गया। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचकर दूसरे हाथ से उसका रिवॉल्वर लिया। उसकी कनपट्टी पर नाल रखते हुए कहा, खबरदार, किसी ने गोली चलाई तो मैं इसे मार डालूंगा। जाओ जियांग ने कहा, इसकी मौत से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारी गलती दुरुस्त कर रहा हूँ, ये देखो। मैंने दूसरे गनमैन के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने पलटकर अपने साथियों पर फायरिंग की। मुसलसल फायरिंग से 3 मरे, 1 जख्मी हुआ। 5वें ने मेरा निशाना लिया, मगर उसका साथी मेरे शिकंजे में ढाल बना हुआ था। गोली मुझे नहीं उसे लगती। उसने उस पर गोली चलाई जिसने अपने ही साथियों को हलाक किया था। दोनों ने बेयक वक्त फायर किए थे। नतीजे के तौर पर दोनों एक दूसरे की फायरिंग से हलाक हो गए। अब सिर्फ 2 बच गए। एक मेरे शिकंजे में था, दूसरा कुछ फासले पर दूर खड़ा हुआ था। मैंने उसे गोली मारकर कहा, जाओ, मैं खाली हाथ था, जिंदा हूँ। तुम्हारे हथियार वाले मर गए। टेलीपैथी एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिसे सही तौर पर इस्तेमाल ना करने वाले खुद हराम मौत मर जाते हैं। तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो और जॉन हार्डी से कहो उसने मुझे नहीं अपनी शामत को हांगकांग बुलाया है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने ढाल बनने वाले आखिरी दुश्मन को गोली मार दी। रिवॉल्वर को फेंक दिया, फिर खाली हाथ हो गया। मैं और सोनिया कभी बोझ उठाकर नहीं घूमते। वो ज़हीन है जो ज़िंदगी को जहानत और हिकमत अमली से सोच समझ कर गुजारता है। मैं सिपाहियों की तरह दुश्मनों की दुनिया में लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजारूं, अपने दुश्मनों को शिकस्त देता रहा हूँ। कभी मुझे भी शिकस्त होगी, मेरी ज़िंदगी टूट फूट कर रह जाएगी, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मगर मेरा नाम कभी नहीं मरेगा। मेरी जहाद से भरपूर ज़िंदगी का एक एक सफ़ा मेरे बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। हमारा आपका सबसे बड़ा कारनामा यही होता है कि हम मरने के बाद भी अपनी दुनिया में ज़िंदा रहें। हांगकांग पहुंचने से पहले ही वो 8 मुसल्लह अफराद मुझसे माइक्रोफिल्म छीनने के बाद मेरी ज़िंदगी भी मुझसे छीनने आए थे। मैं इत्मीनान से चलता हुआ मेजर लियू चिन के सामने आ गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने कहा, जाओ, ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी अकल की ज़रूरत होती है वो तुम्हारे पास नहीं है। फिर टेलीपैथिक इल्म संभालने के लिए तो पहाड़ जैसी जहानत की ज़रूरत होती है, उसे कहाँ से लाओगे? वो बोला, ताजुब है तुम मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम भी तो बातें ही कर रहे हो, गोली नहीं चला रहे हो। क्या परेशानी है जाओ जियांग?
तुम क्या समझते हो मैं तुम पर गोली नहीं चला सकूंगा? मगर पहले वो माइक्रोफिल्म। मैंने बात काट कर कहा, मेरे दिमाग में आकर चोर ख्यालात पड़ोगे तो मालूम हो जाएगा वो फिल्म कहाँ है। हाँ तो परेशानी क्या है? वो इस बार परेशान होकर बोला, तुम कोई गड़बड़ कर रहे हो। ये मेजर मेरा मामूलो फर्मा बरदार है मगर मैं इसे काम नहीं ले पा रहा हूँ। जाओ अपनी उम्र को और मेरी उम्र को, अपने तजुर्बात को और मेरे तजुर्बात को समझो। किससे टक्कर लेने आए हो? तुम तो एक बच्चे की तरह मुझसे खेलने आए हो। ये बात एक मोटी सी अकल से भी समझ में आ जाती है कि तुमने मेजर लियू चिन को आलाकार बनाया है, इसके ज़रिए मुझे ट्रैप करके यहाँ बुलाया है। इस आलाकार को कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लिहाजा मैंने रास्ते ही में इस मेजर का ब्रेन वॉश किया था और इसे अपना मामूल और महकूम बना लिया था। मेरा मामूल मेरी इजाज़त के बगैर गोली कैसे चलाएगा? और अगर तुमने किसी तरह इसे मजबूर किया और इसने गोली चलाई तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने जो रिवॉल्वर फेंका था मेजर ने उसे ही उठाया है और ये मुसलसल फायरिंग के बाद खाली हो चुका है। उसने हैरानी से रिवॉल्वर को देखा, फिर ट्रैगर को कई बार दबाया। खट खट की आवाज़ें आईं लेकिन फायरिंग का धमाका नहीं हुआ। वो बोला, मुझे गुस्सा आना चाहिए मगर मैं दिमाग ठंडा रखते हुए तुमसे सीख रहा हूँ कि हम लम्हा लम्हा मौत से बचते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर बुरा वक्त आने से पहले तुम्हारी तरह हर पहलू पर नज़र रखी जाए और जिस तरह तुमने मेरी लालमी में मेजर को मुझसे छीन कर अपना मामूल बनाया, उसी तरह मैं भी तुम्हारे हांगकांग पहुंचने से पहले अपनी सलामती के लिए हर पहलू से तदबीर करूं तो तुम मुझे कभी ज़ेर नहीं कर सकोगे। बेशक हमला करने से पहले जवाबी हमलों से बचने की तदाबीर की जाए तो जान को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तुम जवाबी हमले किस पर करोगे? मैं तो हांगकांग नहीं आ रहा हूँ, जहाँ उस टूथपेस्ट की ट्यूब में माइक्रोफिल्म रखी हुई है वहाँ जा रहा हूँ। फिर मैंने मेजर लियू चिन से कहा, तुम पैदल जाओ या किसी से लिफ्ट लो, मैं ये गाड़ी वापस ले जा रहा हूँ। वो बोला, मैं भी तुम्हारे साथ बीजिंग वापस जाऊँगा, तुम्हारा फर्मा बरदार बनकर रहूँगा। तुम तो मेरी मामूल हो मगर इस वक्त जाओ तुम्हारी ज़ुबान से बोल रहा है। इसका ख्याल है तुम मेरे साथ जाओगे तो वो तुम्हारे अंदर रहकर माइक्रोफिल्म तक पहुँच सकेगा। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ ये गाड़ी मेरे हवाले करके हांगकांग जाओ और वहाँ पहुँचने तक जाओ जियांग को अपने दिमाग में ना आने दो। उसी लम्हे से सांस रोककर उसे भगा दो। उसने सांस रोकी। जाओ की ख्याल खानी की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। जो शख्स दूर ज़मीन पर जख्मी पड़ा हुआ था, जाओ उसके अंदर जा सकता था। मैंने ख्याल खानी के जरिए मालूम किया, पता चला कि वो मर चुका है। अब वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसको जाओ जियांग आलाकार बनाता, वो जा चुका होगा। मैंने कहा, मेजर मैं जानता हूँ तुम मेरे हुक्म के मुताबिक इसे अपने दिमाग में नहीं आने दोगे, फिर भी मैं मोहतात रहने का आदी हूँ। तुम यहाँ से लिफ्ट लेकर बीजिंग वापस जा सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे वहाँ तनहा पहुँचूँगा। हम वहाँ थोड़ी देर तक खड़े रहे। उस हाईवे पर गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी। हमने बीजिंग की तरफ जाने वाली कोच को रुकने का इशारा किया। फिर मैंने कहा, मेजर इसमें जाओ, आगे जाकर हेडक्वार्टर से अपने लिए दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। वो चला गया। मैंने कई बार ये अल्फाज दोहराए कि मैं उसके बाद बीजिंग पहुँचूँगा। ये कहने का मकसद यही था कि मेजर को मेरे बीजिंग वापस आने का यकीन हो जाए। दुश्मन कभी उसके दिमाग में आए तो वो भी यकीन करें कि मैं हांगकांग आने से पहले ही लौट गया हूँ। मैंने आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना नहीं सीखा। मेरी इस हिकमत अमली से जाओ जियांग और जॉन हार्डी को यकीन होगा कि मैं उनकी तरफ नहीं आ रहा हूँ। मैंने एक गाड़ी स्टार्ट की, फिर दावत में शरीक होने के लिए उधर चल पड़ा। मेरे बेटे पोरस ने जे सामू को अपना मामूल और महकूम बना लिया था। वो 3J यानी जे काफू, जे फ्लोर, जे सामू हमेशा आज़ाद रहकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहते थे और कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आते थे। लेकिन जे सामू को मौका ना मिल सका। उसके दोनों साथी मुंबई में थे, वहाँ बेकर ब्राइड था। उन दोनों का इस शहर में रहना नादानी होती। वो खुद हांगकांग में था। उन्हें वहाँ बुलाकर उनसे दूर रहकर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम कर सकता था और उसने यही किया। हांगकांग में उनके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर हासिल करने के बाद उनसे कहा था, दोस्तों मैं यूरोप के एक शहर में हूँ, तुम्हारे लिए हांगकांग में रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया है, वहाँ चले जाओ। मैं वहीं तुम दोनों के दिमागों को लॉक करूँगा। उसके दोनों साथी आने वाले थे। वो उन्हें दूर से देखने और गाइड करने के लिए एयरपोर्ट आया था। वहाँ पोरस शिवानी के साथ मौजूद था। उसने टॉयलेट की तरफ जाते हुए जे सामू को ताड़ लिया कि वो अपने असली चेहरे को छुपाए हुए है। यूं पोरस को शुबा हुआ तो उसने उसकी गर्दन दबोच ली। पोरस ने उसे हिप्नोटाइज करने के दौरान में उसके दोनों साथियों के बारे में बहुत कुछ मालूम किया था। पोरस ने जे सामू से उसके दोनों साथियों का लबो लहजा मालूम किया। फिर उनके अंदर बारी बारी पहुंचकर जे सामू के लहजे में बोला, ये अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ आ गए, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम दोनों से थोड़ी देर बाद रब्ता करूँगा। वहाँ कुछ खाओ पियो और वक्त गुजारो। यहाँ तुम्हें किसी दुश्मन से ख़तरा नहीं है। जे काफू और जे फ्लो हांगकांग पहुंचकर एयरपोर्ट के रेस्तोरां में बैठे जे सामू का इंतज़ार कर रहे थे। पोरस ने शिवानी से कहा, तुम नारंग जैसे एक अहमक टेलीपैथी जानने वाले से महरूम होकर अफसोस कर रही थी। अब तुम्हारे मुकद्दर से 3J जैसे 3 काबिल टेलीपैथी जानने वाले मिल रहे हैं। वो बोली, तो मेरा मुकद्दर हो। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं कदम कदम पर कामयाबियाँ हासिल करती जा रही हूँ।
तुमने मुझे ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा दिया और तुम जे सामू को एयरपोर्ट से ट्रैप करके लाए हो। मैं तो तुम्हें देख देख कर कुर्बान होती रहती हूँ। वो बोला, बाद में कुर्बान होती रहना। अभी काउंटर पर जाकर जे काफू और जे फ्लो के लिए 2 अलग अलग कमरे एक दिन के लिए रिजर्व करवाओ। कल सुबह हम सब यहाँ से लंदन जाएंगे। मुड़ते हुए बोली, मैं अभी जा रही हूँ, क्या उन दोनों को भी हिप्नोटाइज करोगे? यहाँ कमरा रिजर्व कराने के बाद एयरपोर्ट जाओ। वो दोनों मास्क मेकअप में नहीं है। तुम उन्हें अपनी आंखों की हरारत से सैरज़दा करके यहाँ उनके कमरे में पहुँचा दो। इसके बाद मैं उन्हें हिप्नोटाइज करूँगा। तुम भी साथ चलो। तुम्हारे बगैर कहीं आने जाने को दिल नहीं करता है। जब तक जे सामू की तनवीमी नींद पूरी नहीं होगी मुझे इसके पास मौजूद रहना चाहिए। हम जिस फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। मैं यहाँ बैठकर टेलीपैथी के ज़रिए चक्कर चलाऊँगा। इस फ्लाइट के 3 मुसाफिरों की सीटें कैंसिल कराने के बाद उन्हें जे काफू, जे फ्लो और जे सामू के लिए रिजर्व करवाऊँगा। वो खुश होकर बोली, यू आर सो स्मार्ट, आई लव यू। वो मुस्कुराती हुई चली गई। पोरस ने बुकिंग ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर पहुंचकर मालूमात हासिल की। उस फ्लाइट के मुसाफिरों में एक फैमिली के 4 अफराद थे। 2 मर्द, एक औरत और एक जवान लड़की सफ़र करने वाले थे। पोरस ने उनका टेलीफोन नंबर मालूम किया, फिर उस नंबर पर रब्ता किया। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? वो रिसीवर रखकर उसके अंदर पहुंच गया। वो 40 बरस की खातून थी। अपनी जवान बेटी और शौहर के साथ लंदन जाने वाली थी। उसके शौहर का एक दोस्त भी उनके साथ था। उसका नाम घनश्याम था। उस खातून का ख्याल था कि घनश्याम एक पुरस्कार शख्स है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। जब वो नज़रें मिलाकर बातें करती थी तो उससे मुतासिर होकर उसकी ना मानने वाली बात भी मान जाती थी। उसकी जवान बेटी तो उसकी दीवानी थी। माँ बाप के सामने भी उससे लिपट कर प्यार करने लगती। जवान बेटी का बाप सब कुछ देखता मगर एतराज़ नहीं करता था। घनश्याम को जैसे होने वाला दामाद समझकर उसकी हर बात मानता था। ये ज़रूरी नहीं है कि घनश्याम टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म जानता हो या किसी और गैर मामूली सलाहियत का हामिल हो। बाज़ लोग गैर मामूली सलाहियतों के बगैर भी अपनी आंखों से दिल में उतर जाने वाली आवाज़ और लहजे से सामने वाले को सहरज़दा कर देते हैं। उन्हें अपनी बातों को मनवाने का हुनर आता है। बहुत कम लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो बहुत कम बोलता था। 24 घंटों में कभी एक आध लफ्ज़ ज़रूरत के मुताबिक बोलता, फिर गूंगा बन जाता। उसका पूरा चेहरा कभी कभी दिखाई देता था। पता नहीं क्यों वो सर से घुटनों तक नीचे तक का लिबादा ओढ़े रहता था। चेहरा कभी आधा खुला रहता था। सर झुकाकर देखो तो पूरा चेहरा झलकता था, वरना आधा चेहरा ही नजर आता। उसका गूंगापन, उसकी आंखें और उसका लिबादा और तकरीबन छुपा हुआ चेहरा उसे पुरस्कार बना देता था। पोरस ने उस औरत की आवाज़ सुनकर रिसीवर रख दिया था। उसने भी हेलो हेलो कहकर रिसीवर रखते हुए अपने पति से कहा, अगर घनश्याम लंदन जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। तुमने तो उसे हमारा फैमिली मेम्बर बना दिया है। मैं उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से शैतान झांक रहा है। वो बोला, क्यों उसके खिलाफ बोलती हो? यहाँ मेरा कारोबार नहीं चल रहा था। जब से वो दोस्त बनकर मेरे साथ रहने लगा है, मैं हर माह हज़ारों डॉलर कमाने लगा हूँ। तुम खुद ही सोचो, इंडियन करेंसी के हिसाब से हम लखपति हो चुके हैं। वो साथ रहेगा तो हम करोड़पति भी बन सकते हैं। वो परेशान होकर बोली, आखिर वो करता क्या है? तुम्हें फ़ायदा कैसे पहुँचाता है? वो चेहरे से और अपने गूंगेपन से पुरस्कार लगता है लेकिन ख़तरनाक नहीं है। मेरे ग्राहकों से 2 बातें करता है और उन्हें मेरे साथ लेन देन करने पर आमादा कर लेता है। उसकी बदौलत मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी ज़रूरत का सामान सप्लाई करता हूँ। ये तुम्हारा कारोबारी मामला है, मगर वो हमारे घर में क्यों घुस आता है? हमारी बेटी राधिका को उसने अपना दीवाना बना रखा है। मैं साफ कह देती हूँ, वो लंदन जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। वो उसे समझाने लगा कि घनश्याम उनके लिए खुशकिस्मती ला रहा है, उसे नाराज़ नहीं करना चाहिए। वो पोरस की मर्जी के मुताबिक उससे लड़ने झगड़ने लगी। अपनी जिद पर अड़ गई कि ना वो जाएगी ना बेटी को जाने देगी। उसी वक्त घनश्याम आ गया। वो उसे देखते ही चुप हो गई, मुंह फेर कर जाने लगी। घनश्याम ने चुटकी बजाई, वो रुक गई। उसने दूसरी चुटकी बजाई। ये इशारा था कि वो कुछ कहेगा, उससे नज़रें मिलाई जाएं। उसने पलट कर देखा। वो उंगलियों और हाथों के इशारे से बोला, तुम नहीं जाओगी। उसने उसके पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारी बेटी भी नहीं जाएगी। वो ज़ुबान से बोल सकता था लेकिन बोलता नहीं था। शायद दुनिया वालों से बोलना नहीं चाहता था, या ना बोलने और गूंगा बने रहने में कोई मसलियत थी। उस औरत के पति ने कहा, घनश्याम तुम नाराज़ हो गए हो? उसने हाथ उठाकर इशारों की ज़ुबान से कहा, खामोश रहो, मैं तन्हा लंदन जाऊंगा। अपनी बीवी और बेटी की सीटें अभी कैंसिल कराओ। मैं नाराज़ नहीं हूँ, जल्दी वापस आऊँगा, बस अब मैं जा रहा हूँ। वो पलट कर चला गया। खामोशी से आया था और कुछ ना बोलने के बावजूद बहुत कुछ बोल कर चला गया। वो अपनी बीवी से लड़ने लगा कि उसकी बदमजाजी के बायस एक बेहतरीन दोस्त नाराज़ होकर चला गया। उसकी बीवी कह रही थी वो नाराज़ नहीं हुआ है, जल्दी वापस आने का वादा करके गया। पोरस ने उसके पति के दिमाग पर कब्जा जमाया। वह रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने के बाद बोला, हेलो, मैं जयराज बोल रहा हूँ। तुमने कल की फ़्लाइट से लंदन जाने के लिए 4 सीटें रिजर्व कराई थी। उनमें से आप मिस्टर घनश्याम की सीट ओके रहने दें, बाकी 3 सीटें कैंसिल कर दें।
मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, टिकट वापस करके अपनी रकम लूँगा। उसने राब्ता ख़त्म किया। पोरस ने होटल के फ़ोन से फ़ौरन राब्ता करके कहा, मुझे लंदन के लिए कल की फ़्लाइट से 3 सीटों की ज़रूरत है, क्या सीटें मिल सकती हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, हो सकता है आपको सीटें मिल जाएं, आप यहाँ आकर कन्फर्म कराएं। उसने शिवानी से पूछा, क्या कर रही हो? वो बोली, उन दोनों के लिए होटल में 2 कमरे ले चुकी हूँ, अब उन्हें ट्रैप करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो, क्या सीटें हो गई? हाँ, तुम जे काफू और जे फ्लो को लेकर ट्रैवलिंग एजेंसी जाओ, मैंने 3 सीटों का इंतज़ाम किया है। वो एयरपोर्ट पहुंच गई। जे काफू और जे फ्लो रेस्तोरां में बैठे हुए थे। वो उनसे दूर एक मेज़ के पास आकर बैठ गई। जे काफू ने पोरस की मर्जी के मुताबिक कहा, यार फ्लो, उधर देख, वो हसीना तन्हा बैठी है, हम यहाँ सामू का इंतज़ार करते करते बोर हो गए हैं, क्या ख्याल है कुछ रुमानी तफरी हो जाए? जे फ्लो ने कहा, तुम जाओ, मैं अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि सामू जल्द से जल्द हमारे दिमागों को लॉक करे, वरना किसी वक्त कोई भी दुश्मन हमारे अंदर आकर हमें ट्रैप कर सकता है। यूं अंदेशों में मुब्तला रहोगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। हमारे दिमागों को लॉक करने का मसला सिर्फ सामू ही हल कर सकता है, तुम यहाँ बैठे सोचते रहो। वो वहाँ से उठकर शिवानी के पास आया, फिर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? फिर वो बैठते हुए बोला, वैसे मैं जानता हूँ तुम इनकार नहीं करोगी, क्योंकि हम दोनों किसी न किसी का साथ चाहते हैं। उसने बड़ी शौकी से शिवानी को देखा, फिर नज़रें मिलते ही साकित हो गया। उसकी आंखें उसे घूर रही थी और वो महसूस करने लगा कि पेशानी गर्म हो रही है, बुखार सा महसूस हो रहा है। पेशानी की हरारत से दिमाग गर्म आ रहा था। वो हाकिमाना अंदाज में बोली, अपने अंदर की बातें बोलते रहो, सच बोलते रहोगे तो हरारत कम होती रहेगी। वो बोलने लगा, अपने और दोनों साथियों के हालात बयान करने लगा। शिवानी ने कहा, मैं तुम तीनों के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे सामू ने यहाँ भेजा है, कल हम सब लंदन जाएंगे, तुम यहाँ बैठो, मैं जे फ्लो से मिलकर आती हूँ। शिवानी वहाँ से उठकर दूसरी मेज़ पर जे फ्लो के पास आई। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा तो वहाँ से नज़रें ना हटा सका। शिवानी ने उसे भी इसी तरह ट्रैप किया, फिर उन दोनों के साथ वहाँ से ट्रैवलिंग एजेंसी में आ गई। ऐसे वक्त पोरस ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने वो तीनों सीटें 3J के नाम कर दी। शिवानी ने पोरस से कहा, दुनिया में यूं तो बेशुमार उलूम है, लेकिन टेलीपैथी जैसे जादुई इल्म का जवाब नहीं है। तुम बैठे बैठे नामुमकिन को मुमकिन बना देते हो। मैं ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने के बाद ये इल्म ज़रूर सीखूंगी। वो बहुत खुश थी। जे काफू और जे फ्लो होटल में आकर अपने अपने कमरे में चले गए। जे सामू शिवानी के कमरे में गहरी नींद सो रहा था। पोरस ने शिवानी से कहा, तुम जे फ्लो के कमरे में जाकर उससे बातें करो, मैं जे काफू पर तनवीमी अमल करने के बाद आऊँगा, फिर जे फ्लो को भी अपना मामूल बनाऊँगा। ये मराहिल तय हो गए। उन दोनों पर भी तनवीमी अमल किया गया। इस तरह पोरस ने उन 3J को शिवानी का मामूल और महकूम बना दिया। वो खुश होकर बोली, हाय आंद्रे, तुम तो टेलीपैथी जानते ही हो, अब मज़ीद 3 टेलीपैथी जानने वाले मेरे गुलाम बन चुके हैं। मैं टेलीपैथी की दुनिया में एक मजबूत टीम बना रही हूँ। तुम बहुत नुमाया मुकाम हासिल कर सकती हो अगर यह अहद कर लो कि मेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करोगी। मैं तुम्हारे सामने किसी को अहमियत देती हूँ ना दूंगी, और ना ही किसी पर भरोसा करूँगी। तुम स्कॉटलैंड यार्ड को बहुत अहमियत देती हो, वहाँ के DG वगैरह पर भरोसा करती हो। मैं 16 बरस की उम्र से स्कॉटलैंड यार्ड में ट्रेनिंग हासिल कर रही हूँ। कितने ही पेचीदा केस निपटाए हैं। 6 बरसों के दौरान में 3 खतरनाक मुजरिमों को बेनकाब किया है। वहाँ के तमाम बड़े ओहदेदार मुझे सरांखों पर बिठाते हैं, हर मामले में मुझ पर भरोसा करते हैं। क्या मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? एक हद तक भरोसा किया जाए, ज़्यादा एतमाद करने से भी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं यकीन से कहती हूँ मुझे उनसे कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम अब तक कामयाब होती रही हो, एक आध बार नाकामियाँ जाहिर करो, फिर देखो किस तरह उनकी नज़रों में तुम्हारी अहमियत कम होगी। ऐसा तो होता ही है। मैं तवज्जो और पूरी जिम्मेदारियों से काम नहीं करूँगी तो अहमियत ज़रूर कम होगी। बाज़ औक़ात पूरी जिम्मेदारियों और तवज्जो के बावजूद नाकामियों का मुँह देखना पड़ता है। अगर मैं न होता तो तुम मौजूदा मिशन में नाकाम रहती। तुम चीन में मशीन की तैयारी को रोकने में नाकाम रही। अब ये जाहिर करो कि मशीन का नक्शा हासिल करने में भी नाकाम रही हो, तो वह तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे जासूस लगाएंगे, तुम पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। तुम्हारी वजह से मेरी भी सख्त निगरानी की जाएगी। मगर मैं ऐसा क्यों करूँगी? नक्शा हासिल कर चुकी हूँ, उसे उनके हवाले कर दूंगी। ये फ़र्ज़ करो कि नक्शा हासिल नहीं हुआ है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, तुम वहाँ खाली हाथ जाओगी। तुम चाहते हो कि मैं नाकामी ज़ाहिर करके उन आला ओहदेदारों का रद्द-ए-अमल मालूम करूँ? तजुर्बा हासिल करने के लिए ऐसा करो। वो तुम्हारी नाकामियों से खुश नहीं होंगे, तुम्हारी पिछली कामयाबियों को भुला देंगे। आइंदा तुम्हें किसी बड़े मिशन पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसी कोई बात होगी तो मैं उनसे निमट लूँगी। ठीक है, अभी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आने वाला वक्त तुम्हें समझा देगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम किसी बुजुर्ग की तरह आने वाले वक्त से डरा रहे हो, जबकि हम हर आने वाले वक्त को चैलेंज करते हैं। हम आने वाले वक्त को चैलेंज नहीं करते, वक्त खुद ही खतरनाक चैलेंज बनकर आता है और गुजर जाता है। दानिशमंदी यह है कि बुरा वक्त आने से पहले संभल जाओ, पहले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करो।
प्लीज़ ये मशवरा ना देना कि मैं मशीन का नक्शा छुपा लूँ और स्कॉटलैंड यार्ड वालों को ना दूँ। ठीक है, मशवरा नहीं दूंगा। सुबह यहाँ से जाना है, सो जाओ। और सॉरी, मैं सो जाने का मशवरा दे रहा हूँ। तुमने कहा है कि मैं मशवरा ना दूँ। मैंने ये तो नहीं कहा है कि दूसरे मामलात में मशवरे ना दिया करो। तुम नाराज़ हो गए हो, मेरी नाराज़गी को समझ रही हो, मेरे खुलूस को नहीं समझ रही हो। कोई बात नहीं, मुझे तो सोने दो। वो उसे बड़े प्यार से मनाने लगी। फिर वो सो गए। सफ़र की तैयारियां मुकम्मल थीं। 3J को शिवानी का मामूल और महकूम बना दिया गया। अब उनकी निगरानी दूर से भी हो सकती थी। शिवानी ने उन्हें हुक्म दिया कि वह सफ़र के दौरान में उससे लाताल्लुक़ रहें। लंदन पहुंचने के बाद वो उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ले जाएगी। पोरस ने एयरपोर्ट पहुंचकर कहा, तुम जे काफू के साथ बैठोगी, मैं जे फ्लोर जे सामू के साथ सफ़र शुरू करूंगा। तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो, सफ़र के दौरान में मुझसे दूर रहना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि घनश्याम कुछ पुरस्कार सा है। मैं उसके करीब रहकर उसकी असलियत मालूम करूंगा। ये तो मैं 1 मिनट में मालूम कर सकती हूँ। अपनी आंखों से उसे सैरज़दा कर सकती हूँ। चलो तुम ही मालूम करो। जे काफू मेरे पास बैठेगा, तुम उसकी सीट पर घनश्याम के साथ बैठकर उसे आंखों के जरिए मुतासिर करोगी। वो अपने बारे में तुम्हारे सामने सच बोलने लगेगा। इसके बाद मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी, तुमसे ज़्यादा देर अलग नहीं रहूँगी। ऐसे ही वक्त उन्होंने एक शख्स को देखा। वो सर से घुटने के नीचे तक का एक लिबादा ओढ़े हुए था। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होकर बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। पोरस ने कहा, शायद ये वही है। शिवानी उधर जाते हुए बोली, मैं अभी मालूम करती हूँ। जे काफू और जे सामू उन सब के बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के लिए कतार में खड़े हुए थे। वो लिबादे वाला उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवानी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आई। उसके आगे खड़े हुए जे सामू से बोली, तुम मेरे लिए बोर्डिंग कार्ड ले रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं वहाँ ट्रॉली के पास खड़ी रहूँगी। उसने ये कहते हुए उस लिबादे वाले को देखा। वो भी उसे देख रहा था। उसका तकरीबन आधा चेहरा छुपा हुआ था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मुतसादिम होने लगी। शिवानी की नज़रों की तिलिस्मी हरारत उसकी पेशानी तक पहुंच रही होगी। वो उसे घूरते हुए बोली, यहाँ सर्दी ज़्यादा नहीं है, तुमने ये मोटा सा लिबादा ओढ़ रखा है, क्या बीमार हो? जब उसकी नज़रें किसी की पेशानी और दिमाग को गरमाती थीं तो वह बेख्तियार अपने बारे में बोलने लगता था और शिवानी के सवालों का जवाब तो ज़रूर देता था, लेकिन वह हैरानी और सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। वो भी हैरान हो रही थी कि नज़रों की हरारत उसे मुतासिर क्यों नहीं कर रही है। अचानक वह अपनी पेशानी पर हरारत महसूस करने लगी। पोरस उसके अंदर था। उसने हैरत से सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या इस अजनबी की नज़रें शिवानी की पेशानी को गरमा रही हैं?